वेट लॉस करना एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है एक्चुअली. इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मीन्स आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें थोड़ा कार्डियो कंपोनेंट होना चाहिए, प्लस आपका जो न्यूट्रिशन है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए. योर ऑल मैक्रोज लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड सम माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑल्सो. प्लस आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए. तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. एक्सरसाइज के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं. तो फीमेल्स ऐसा मिथ रखती हैं कि वो बल्की हो जाएंगी, मैस्कुलिन हो जाएंगी. नहीं, ये एक ऐसी मिथ है जो बहुत पहले बस्ट हो चुकी है. नहीं, अभी भी कैरी अभी भी है. बट फीमेल्स में क्या है ना, अगर आप हार्मोन का डिफरेंस होता है. मेल्स में एक जो मेन डोमिनेटिंग हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन. इन फीमेल केस वो एस्ट्रोजन है. और बहुत सारे ट्रेनर नहीं जानते इसको, या फिर हम लोग जनरल पब्लिक भी नहीं जानती. हम सेम तरीके से कर रहे होते हैं. मोटिवेशन एक्चुअली क्या होता है ना, मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्परेरी फीलिंग है, एक तरीके से टेम्परेरी होता है काफ़ी. आपने आज एक वीडियो देखा, 2 लोगों ने आपको मोटिवेट करा, ओ यू आर चार्ज्ड अप, ओके कल से मैं जिम जाऊँगा, कल मैं पार्क में जाऊँगा. और सप्लीमेंट्स की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है. वी हैव प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्रेटिनिन, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं. इनके क्या क्या यूजेज हैं, कैसे डोजेज लेनी चाहिए? देखो, पहली बात तो ये कि ना हम लोग सप्लीमेंट को मतलब ये समझ लेते हैं कि ये भी ड्रग्स ही हैं. तो सप्लीमेंट मोस्ट प्रिसाइजली बोलूँ तो डाइटरी सप्लीमेंट ये अलग है, मेडिसिन ड्रग्स वो अलग है. We all want to stay fit, strong and healthy, but समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें. Welcome to another episode of Curiosity to Clarity. Today we have our guest who is fitness and health coach and a nutrition educator. He will help us हम कैसे अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट करें, कैसे वर्कआउट करें और कौन सी डाइट हमारे लिए बेटर है. Mr. Om Bisht, welcome to the show. Thank you very much. Thanks for inviting me. Mr. Om has helped n number of people to navigate their journey towards fitness. Sir, I want to know how you came into this industry. तो फिटनेस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी. क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट करा था, मैंने करियर अपना स्टार्ट करा था एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन. और मैं अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में एक्चुअली बहुत एक एथलीट रहा हूँ एंड प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रहा हूँ. जिम में मैं लगभग बचपन से ही रहा हूँ. एक्चुअली मैं आया कैसे इसमें, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैंने काम करा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करके मैं अल्टीमेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आया एंड आई वर्क देयर फॉर 14 लॉन्ग ईयर. तो व्हेन आई वाज 35, तो जब आदमी अपनी एक करियर की पीक पे होता है, आई वाज वेल सेटल्ड एंड आई वाज वर्किंग एज ए रीजनल मैनेजर. तो वहाँ पे बट एक काम करते करते कॉर्पोरेट में मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था बिकॉज लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग. आई वाज हैविंग अ वास्ट एरिया, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, एंड मैं ट्रैवल करता रहता था हर टाइम. तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था. तो और उस दौरान हुआ क्या, जब मैं अपनी कॉर्पोरेट करियर में था, दो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे भी था, रनिंग करना, जिम करना. बट बीच में एक टाइम ऐसा आया जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई, ट्रैवल बहुत हो गया, तो थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आए. हेल्थ इश्यूज़ मतलब थोड़ी सी फैट बढ़ा, थोड़ा सा फैटी लीवर हो गया. तो जब मुझे लगा कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, तो मैंने अगेन अपनी फ़िटनेस पे फिर से ध्यान देना शुरू करा. तो उस टाइम मैं क्या हुआ, मैं ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ गया कुछ. तो जब मैं ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा तो वहाँ से लोग मुझे पूछने लगे कि सर हमको भी कुछ टिप्स दो, बिकॉज वो देखते थे कि ये रनिंग करता है, इसकी फिट बॉडी है. तो जब वो लोग मुझसे पूछते थे तो आई यूज्ड टू एडवाइस देम. तो आइडियल थे उनके लिए. यस, मुझे वहाँ से आइडिया लगा. जब लोगों की क्वेरीज मेरे पास आने लगी तो मैं कई क्वेरीज को एड्रेस करता था बट कई क्वेरीज को नहीं कर पाता था. तो मुझे लगा यार कि ये मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उसके बारे में फिर स्टडी करने लगा. देन आई स्टार्टेड मतलब मैंने फिर फिटनेस सर्टिफिकेशन के कोर्स भी करे, ऑनलाइन देखा, कुछ बुक्स पढ़ी, एंड देन मुझे अल्टीमेटली लगा कि अगर मैं कुछ करूँगा इसके बाद तो आई एम गोइंग इनटू द फिटनेस. सो आपको क्या लगता है, एक्सरसाइज एक ऑप्शन है या आज के टाइम में ज़रूरत है? एक्सरसाइज एक ऑप्शन नहीं है, ये इट इज़ मस्ट. क्योंकि देखो क्या है कि
नॉट ओनली एक्सरसाइज बट अपनी पूरी हेल्थ पे ध्यान देना, पूरा जिसके अंदर आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है, जिसके अंदर आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन एक्चुअली। और ये मस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास आपका हेल्थ नहीं होगा, आपकी बॉडी फिट नहीं होगी, तो आप फिर अपने आगे के काम नहीं कर पाएंगे, बीट योर प्रोफेशनल वर्क, फिर अपनी फैमिली की टेक केयर करना है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा यही एडवाइस करता हूँ, ऑलवेज अपने आप को पहले टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स या फिर फैमिली, एंड स्पेशली फॉर द लेडीज़। लेडीज़ के साथ क्या है कि वो हमेशा अपने बच्चों को, फैमिली को, उनको पहले प्रेफरेंस देती हैं, बट अनटिल और अनलेस आप अपनी टेक केयर नहीं करेंगे तो फैमिली की कैसे कर पाएंगे। तो अपनी टेक केयर सबसे पहले करनी है आपने। अगर किसी का गोल वेट लॉस के साथ साथ फैट लॉस करके मसल बिल्ड करना है, तो बेस्ट अप्रोच कौन सी रहती है? देखो, बेस्ट अप्रोच ये होती है, अगर आपको वेट लॉस भी करना है और फैट लॉस भी करना है और मसल बिल्ड भी करनी है, तो बेस्ट अप्रोच तो ये है कि यू स्टार्ट विथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस एक बैलेंस न्यूट्रिएंट फूड्स आपको लेने हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। और ये होता है क्या है ना, फैट लॉस एंड मसल गेन एट द सेम टाइम हो सकता है। दिस हैपन्स बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स। अगर कोई बिगिनर है जिसके अंदर मसल्स कम है एंड फैट ज़्यादा है, तो वंस ही विल हिट द जिम या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। फैट लॉस होगा बिकॉज ही इज़ बर्निंग मोर कैलोरीज नाउ, एंड वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, साथ में अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, तो मसल भी बिल्ड होगा। तो कुछ एडवांस लोग हैं, लाइक जैसे मैं हूँ, मेरे पास मेरे मसल्स का बेस ज़्यादा है, तो आई कैन नॉट डू इट। क्योंकि अगर मैं अभी करूँ, मैं बोलूँगा कि मेरा फैट लॉस भी हो जाए, मसल भी बिल्ड हो जाए, तो इन माई केस दिस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि मैं क्या करूँगा, जब फैट लॉस करूँगा तो आई माइट लूज सम मसल्स ऑल्सो, बट मेरी जगह पर अगर कोई और है जिसका मसल बेस कम है, बिगिनर कम है, फैट ज़्यादा है, तो ही विल डू बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम। बिकॉज सबको एक मिसकंसेप्शन होता है कि कार्डियो से वेट लॉस इजीली होता है, ऐसा? नो, ये तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। कार्डियो आपका फैट लॉस कर देगा, मतलब, बट अगर आप ओबीज हो, ज़्यादा फैट आपकी बॉडी में है और आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू लूज़ अ लॉट ऑफ मसल्स। एक तो मसल्स ऑलरेडी कम है मेरी बॉडी में, और फिर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज़ मसल्स। और इसलिए जो बेस्ट अप्रोच है आपकी अपने फैट लॉस करने के लिए, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड बी द बेस, नॉट ओनली फॉर फैट लॉस, बट कोई हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जनरल फिटनेस कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हमारा बेस होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट, देन यू इंक्लूड कार्डियो। और आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं विथ और एक चीज़ और है कि फ़ैट लॉस करना एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है एक्चुअली। इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मीन्स आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए, उसमें थोड़ा कार्डियो कंपोनेंट होना चाहिए, प्लस आपका जो न्यूट्रिशन है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए। योर ऑल मैक्रोज लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड सम माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑल्सो। प्लस आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो ठीक होनी चाहिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। तो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, नॉट ओनली वन थिंग, बट यस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द बेस, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से वेट लॉस हो गया, कर सकते हैं। What should be the next step to include in our exercise? नेक्स्ट स्टेप ये है, यू शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। मैं बोलूँगा कि सपोज यू आर लिफ्टिंग अ लोड, आप सपोज 10 kg से यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि यू शुड बी हैविंग मोर स्ट्रेंथ। टुडे यू आर डूइंग विथ 10 kg डंबल, आप टारगेट रखोगे मैं 12 से करूँगा ऐसे। एंड विथ न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन को जो रख रहे हो आप, इफ़ यू वांट टू मेंटेन इट, जैसा न्यूट्रिशन आपका चल रहा है, जिससे आपने रिजल्ट आपको मिले हैं, कीप इट सेम और यू कैन इम्प्रूव इट। और अपनी लाइफस्टाइल को सही रखो, क्योंकि अब आपको पता है कि मैंने क्या चीज़ें चेंज करी थी। मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज करा था, मैंने अपने फूड चेंज करे थे, मैंने एक्सरसाइज रिजीम अपनी इंक्लूड करी थी। तो इन सबको इंक्लूड करना है, एंड यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव। लाइक एक्सरसाइज में मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, थोड़ा अपना स्टेमिना बढ़ाना है, सिंपल, एंड दैट्स हाउ यू मेंटेन इट फॉर द लाइफ टाइम। For the lifetime. I have seen a lot of ladies and people walking around. Walk करते रहते हैं, for years walk करते हैं। वो एक फिजिकल एक्टिविटी है या हमें कहीं उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं? नो, वॉकिंग के बेनिफिट हैं, बट वॉकिंग
Can be compared to somebody working out in gym? No, walking, you cannot compare walking with somebody working out in the gym. Walking can be intentional or non-intentional. Maybe आप Leisure time activity? हाँ, आप इवनिंग में गए दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो ये एक अनइंटेंशनल एक्टिविटी है जो आपको somehow giving you some calorie burn. ओके, एक इंटेंशन होती है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आज करना है वॉक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, सो दैट इज़ इंटेंशनल. ओके, बट अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसको जिम की एक्सरसाइज से कंपेयर करूं तो वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिम के अंदर यू आर मोस्टली डूइंग सम वेट ट्रेनिंग, इंटेंसिटी आपकी ज़्यादा है और वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्ड वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हो. अदर देन दिस आप जिम में हर दिन एक नए बॉडी पार्ट पे वर्क करते हो. मतलब सम डे यू आर डूइंग लेग्स, सम डे बैक, एक आपका शेड्यूल होता है. हम वॉक से तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ फुल बॉडी एक्सरसाइज. वॉक, लुक, यू आर वॉकिंग तो आपके कुछ मसल्स चल रहे हैं, लोअर बॉडी मसल चल रहे हैं, आपके अपर बॉडी मसल्स आपको स्टेबल कर रहे हैं, वो उस इंटेंसिटी से नहीं चल रहे हैं जैसे जिम में चलते हैं. और ये भी हमारा एक जिम के अंदर है कि हम जाके डिफरेंट बॉडी पार्ट हिट करते हैं जिम के अंदर. तो जिम के अंदर क्या है कि आप डिफरेंट बॉडी पार्ट हिट ना करके यू कैन डू अ फुल बॉडी वर्कआउट डेली. यस, बट आपको उसके लिए एक ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आप किसी भी मसल को ओवर एक्सर्ट मत करो. इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम एक्चुअली. तो हम इतना वॉल्यूम ना दें किसी चीज़ को कि वो पर्टिकुलर मसल हमारी एक्सर्ट हो जाए. यू कैन डू फुल बॉडी वर्कआउट. ये भी देखो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है. आप जब जिम जाते हैं, ओके मैम आज करते हैं हम चेस्ट. हाँ, आज क्या कर रहे हो? एवरीबॉडी आज क्या कर रहे हो? आज हम करेंगे बैक. मंडे को हाँ, yes. फिर सैटरडे लेग ही होता है. यस, इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली अ ब्रो स्प्लिट. अगर हम बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज में बात करें, ब्रो स्प्लिट मीन्स वन डे वन बॉडी पार्ट. मंडे चेस्ट, आपका ट्यूसडे आप बैक करोगे, देन यू शोल्डर, देन आर्म, देन लेग्स. ऐसी शेड्यूल चलता है. ये भी काम करता है बिकॉज पुराना ओल्ड रेजिम यही कर रहे हैं लोग, इससे भी लोगों ने अच्छा करा है. बट यू कैन डू फुल बॉडी ऑल्सो. हम उसको स्ट्रक्चर करेंगे, प्लानिंग करेंगे. और तो पुश पुल लेग बहुत सारे होते हैं स्प्लिट. तो जो हमारा वर्कआउट एक्सरसाइज फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती हैं एवरी डे इफ यू आर डूइंग? नहीं, उसमें देखो क्या है कि अगर फुल बॉडी वर्कआउट आप करोगे तो आपको मसल ग्रुप थोड़े डिफरेंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज टुडे यू आर डूइंग अ फुल बॉडी स्प्लिट. आज आपने करा चेस्ट, यू आर डूइंग 1 or 2 एक्सरसाइज फॉर चेस्ट. ओके, फॉर बैक यू आर डूइंग 2 एक्सरसाइज. तो चेस्ट के लिए आपने 2 एक्सरसाइज करी, सपोज एक फ्लैट डंबल चेस्ट प्रेस, देन यू आर डूइंग सम पैक डेक फ्लाई. ओके, होप आपको समझ में आ रही होंगी एक्सरसाइज के नाम. आई एम रेगुलर विद. दूसरा आपने करा बैक के लिए, यू आर डूइंग सीटेड रोइंग एंड देन यू आर डूइंग सम अपर बैक रोइंग. 2 बैक की हो गई. एक आपने लेग्स के लिए कर लिया आज, यू आर डूइंग लेग प्रेसेस. फॉर आर्म्स यू आर डूइंग सिंपल बाइसेप कर्ल्स एंड 1 ट्राइसेप पुश डाउन. हो गया आज का आपका. ठीक है, आप कुछ कोर और कार्डियो वगैरह ऐड कर सकते हैं. नाउ सेकेंड डे आप सेम नहीं करोगे, फुल डे हो गया. सेकेंड डे यू विल सेलेक्ट डिफरेंट मसल्स. लाइक आज आप चेस्ट की कल आपने फ्लैट करी थी, यू कैन इंक्लूड इंक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस फॉर योर अपर चेस्ट. एंड उसके बाद फिर आप बैक के लिए कल आपने करे थे सीटेड रोइंग, बेसिकली टू हिट योर अपर बैक. आज आप कर लोगे लैट पुल डाउन. ओके, सो दैट विल बी फॉर योर लैट मसल, लोअर लैट. एंड लेग्स के लिए कल आपने करी थी लेग प्रेसेस, आपने अपने क्वाड्रिसेप हिट करे थे, ट्रेन करे थे. आज आप अपने हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन कर लो, प्लस आप काफ्स को ट्रेन कर लो. आर्म्स में कल आपने सिंपल डंबल कर्ल्स करे थे, आज आप हैमर कर्ल्स कर सकते हो आप फॉर टू ट्रेन योर फोर आर्म्स एंड So this approach will be very planned. माई मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आर डूइंग फुल बॉडी वर्कआउट. मोस्ट ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि आप क्या है ना, आप देखो हम जनरल लाइफ में भी डेली सारी मसल्स को यूज़ करते हैं. व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम डूइंग, मतलब एक कॉफ़ी पी रहा हूँ मैंने अगर कॉफ़ी का कप ऐसे उठाया तो मेरे बाइसेप वर्क कर रहा है. ठीक है, मैं उठ के बाहर गया, मेरे लेग्स काम कर रहे हैं. मैं स्टेयर से नीचे जा रहा हूँ, मेरे लेग्स काम कर रहे हैं. आई एम पुशिंग अ डोर, मेरा चेस्ट काम कर रहा है. तो हम मतलब नॉन इंटेंशनल एक्सरसाइज करते हैं जहाँ हमारी डेली मसल्स चल रही हैं बट हमें पता ही नहीं है. सेम थिंग वी आर डूइंग इन द जिम. अभी मैं कप के वेट से कर रहा हूँ, मैं डंबल के वेट से करूँगा. तो डेली मैं अपने मसल्स को यूज़ करता हूँ. आप अगर एक्सरसाइज नहीं भी करोगे, सपोज आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो बट आप एक फिजिकल वर्क करते हो, ऐसा आपको बहुत चलना पड़ता है
यू आर ड्राइविंग ऑल्सो, बच्चों को भी उठा रहे हैं, घर का काम भी है, तो डेली यू आर यूजिंग ऑल योर मसल्स, ठीक है। लास्ट रात तक थक गए भाई, अब थक जाते हो, देन यू स्लीप, देन यू रिकवर। तो हम डेली भी सारी बॉडी, सारे मसल्स को यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम जिम में सारी मसल्स को यूज़ करें, बट बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करना होता है। तो दैट्स वेयर आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल ट्रेनर्स, फिटनेस एजुकेशन, ये सारी बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बहुत लोग ईगो लिफ्टिंग भी करते हैं, मतलब जस्ट किसी को देखा उसने इतना वेट उठा रखा है, वो भी ट्राई करते हैं, चाहे रॉन्ग पोस्चर हो, ये सब गलत अप्रोचेस करते हैं। बिल्कुल, ईगो लिफ्टिंग तो मतलब करनी नहीं चाहिए। ईगो लिफ्टिंग क्या होता है, जिम के अंदर आपने देखा दूसरे को वो उठा रहा है तो मैं भी उठा लूँ, और प्लस लोगों के मन में, खासकर जो यंग जनरेशन है उनके मन में ये रहता है कि हैवी लिफ्ट करना है, या कई लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि बहुत हैवी लिफ्ट करूँगा तभी मेरा ज़्यादा बेटर। यस, तो ईगो लिफ्टिंग तो नहीं करनी। हैवी लिफ्टिंग मीन्स जो आपके कंट्रोल में हो, दैट यू कैन लिफ्ट विथ बेटर फॉर्म, टेक्निक एंड विथ योर एबिलिटी। ये नहीं कि मैं 100 kg से कोई, मान लिया सपोज मैं स्क्वाट कर रहा हूँ, मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरा फॉर्म टेक्निक ख़राब है, मैं 100 kg उठाना चाहता हूँ, तो वो फिर ईगो लिफ्टिंग हो जाएगी, उसमें आपको इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले आप स्किल सीखो, फॉर्म टेक्निक को बेटर करो, स्ट्रेंथ पे काम करो, फॉर्म और टेक्निक बेटर है, देन यू लिफ्ट एज पर योर एबिलिटी। तो फॉर मी 150 kg डेड लिफ्ट मे बी आप हैवी लिफ्ट जो मैं अच्छी टेक्निक से उठा रहा हूँ, बट फॉर यू 150 kg डेड लिफ्ट इज रियली ईगो सुपर ईगो लिफ्टिंग, यू कैन नॉट इवन लिफ्ट दैट, अंडरस्टूड। तो ऐसे ही करना है आपको। 30 kg मे बी हैवी फॉर यू, तो इस तरीके से ईगो लिफ्ट तो करनी ही नहीं है आपको कभी। हाँ, कितना टाइम देना चाहिए एक वर्कआउट के? कुछ लोग हाफ एन आवर में भी कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ लोग देखिए 2-2 घंटे लगे रहते हैं जिम में। वर्कआउट का जो आइडियल टाइम है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर अ बिगिनर एक 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक इज़ इनफ। तो बिगिनर है तो उसको हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं देनी है, तो उसको हमको ये दिखाना है कि एक्सरसाइज करते कैसे हैं, स्किल्स पे काम करना है उसकी। तो 30 to 40 मिनट इनफ होगा उसके लिए। अप टू 60 मिनट हम कह सकते हैं, 60 मिनट इनफ टाइम है। एंड फॉर एडवांस लिफ्टर्स ऑल्सो, अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत ही एडवांस हूँ और मैं 4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए भी मैक्स 1.5 घंटे का 90 मिनट का टाइम बहुत इनफ होता है। यू आर गोइंग इन द जिम, यू आर गोइंग इन अ पार्क, कहीं भी जा रहे हो आप, कहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी एक्सरसाइजेज करूँ, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल, चैटिंग विद द पीपल, वो सब नहीं होना चाहिए। 2 एक्सरसाइज के बीच में कितना गैप होना चाहिए? रेस्ट टाइम कितना होना चाहिए? 2 एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट टाइम, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज। आइडियली हम अगर देखें तो हम लोग एक 60 मिनट का गैप ले लेते हैं, 60 सेकेंड का रेस्ट ले लेते हैं। बट मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल्स, तो दिस इज़ अ स्मॉलर मसल, आपका मसल फटीक हुआ, आपने रेस्ट लिया, तो 60 सेकेंड में आपको लगा कि ओके ठीक है मैं कर सकता हूँ दूसरा। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग वेरी हैवी लाइक स्क्वाट आप कर रहे हो, तो स्क्वाट नॉट ओनली मतलब वो आपके मसल्स को ही खाली फटीक नहीं कर रहा है, आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी फटीक कर रहा है, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी फटीक भी ज़्यादा है। तो उस केस में आपको रिकवरी पीरियड थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इट मे बी 90 सेकेंड टू 120 सेकेंड। अब किसी इंडिविजुअल का इंड्योरेंस अच्छा है तो वो थोड़ा कम टाइम लेगा। तो आइडियली मैं बात करूँ तो इट मे वेरी फ्रॉम 30 सेकेंड टू 3 मिनट्स। लाइक पावर लिफ्टर क्या करते हैं, दे लिफ्ट वेरी हैवी, वो 2, 3, 4 reps वाला हैवी लिफ्ट करते हैं, तो वो 5 मिनट्स तक का भी रेस्ट पीरियड लेते हैं। फॉर ए नॉर्मल बॉडी बिल्डर वो कहीं 60 सेकेंड का रेस्ट लेता है, कहीं 120 का लेता है। फॉर नॉर्मल जिम गोवर्स, कोई नॉर्मल जनरल फिटनेस के लिए जा रहे हैं, तो वो 60 सेकेंड टू 90 सेकेंड तक रख सकते हैं। तो दिस इज़ आइडियल। आई हैव सीन जब कोई जिम जर्नी स्टार्ट करता है, वर्कआउट जर्नी स्टार्ट करता है, तो इनिशियली तो बहुत ही मोटिवेशन होता है, बहुत ज़ील से जाता है। कुछ महीनों बाद शायद उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता कंपेयर टू द एफर्ट दे पुट इन, एंड दे स्टॉप गोइंग, देयर कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन। तो व्हाट शुड मोटिवेट देम ताकि वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोग, ऐसा होता है कि जब लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, चाहे वो जिम में जाएं, चाहे फिर होम वर्कआउट करें या फिर कोई आउटडोर वर्कआउट करें, मोटिवेशन एक्चुअली क्या होता है ना, मोटिवेशन एक बहुत ही टेम्परेरी फीलिंग, एक तरीके से टेम्परेरी होता है काफ़ी। आपने आज एक
वीडियो देखा, 2 लोगों ने आपको मोटिवेट करा, ओ यू आर चार्ज्ड अप, ओके कल से मैं जिम जाऊंगा, कल मैं पार्क में जाऊंगा, न्यू ईयर आप गए। रेजोल्यूशन हाँ। सब। तो ये मोटिवेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। अब होता क्या है, जिम के अंदर जब लोग आते हैं तो उनकी क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते वो? जनवरी में जिम में इतना क्राउडेड हाँ, होता है, बाय द फरवरी मार्च सब। हाँ, तो लोग जिम में कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते अपनी फिटनेस जर्नी, जिम में या फिर कहीं भी? एक तो उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल होता है दैट इज़ वेरी हाई। दिस इज़ वन ऑफ द मतलब मेजर पॉइंट। एक्सपेक्टेशन लेवल मीन्स मेरे को फैट लॉस करना है, मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, आई एम अ बिगिनर, मैं जाऊंगा जिम में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये रहता है वो कल से ही मुझे रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ठीक है, मैं 10 दिन में ही 4-5 किलो लूज़ कर लूँ। वेरी ट्रू। दिस इज द ओवर एक्सपेक्टेशन। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इवन आई हैव सीन पीपल, हाँ। मतलब अभी जिम ज्वाइन ही करते हैं और फिर दे कीप ऑन लुकिंग इनटू द मिरर हाँ, कि अब क्या चेंजेस आ गए, मतलब व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वही मैं बता रहा हूँ आफ्टर अ आपको। वीक और मंथ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है कि तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हैं, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि जब आपका एक्सपेक्टेशन हाई है, आपने 2 दिन करा एंड आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नीचे गया, मोटिवेशन आपका नीचे जा रहा है, तो फिर आपको लग रहा है यार यार मैं क्यों जाऊँ, फिर अपनी लाइफ के स्ट्रेस हैं, काम है, तो उसको लगता है छोड़ो यार मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं इसको एग्जांपल आपको देता हूँ अपने क्लाइंट का। मेरे पास एक क्लाइंट आई, शी इज़ अ डॉक्टर। तो जब उसने मुझे अप्रोच करा तो उसने मुझे बोला कि मतलब कैसे रिजल्ट्स आएंगे मुझे, मतलब कितने रिजल्ट, शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि मुझे जल्दी रिजल्ट्स आएँ। तो मैंने उसके एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल सप्रेस कर दिया था एकदम। मैंने कहा डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, दो आई वॉज वेरी हार्श, और मतलब कि इतना एक्सपेक्ट मत करो, 1 महीने में ऐसा मत करो। स्पेशली इमोशनली ब्रोकन। हाँ, मैंने बोला आप इतना एक्सपेक्टेशन मत करो। तो मैंने उसको एक रियलिस्टिक गोल सेट करने को बोला कि आप रियलिस्टिक गोल अप्रोच करो, आप जिम आओ, पहला काम आपका है आप कंटिन्यू जिम आओ। दूसरा काम आपका है कि आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखो, सीखने पे फोकस करो ज़्यादा, ठीक है, आप आ रहे हो तो एक्सरसाइजेस को सीखो, अपने फूड्स को बेटर करो, लाइफस्टाइल को बेटर करो। दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, एंड जो रिजल्ट्स हैं दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, तो वो आपको मिलेंगे। अब इसमें ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो कि एक हफ्ते बाद मैं 4 किलो लूज़ कर लूँगी, 2 किलो लूज़ कर लूँगी, और 2 महीने बाद तो फिर मेरा फिर मतलब काय ही पलट जाएगी, ऐसा कुछ मत करो। तो शी वॉज सेइंग लाइक सर आप बोल रहे हो ये एक्सपेक्ट मत करो, ये एक्सपेक्ट मत करो, मैं करूँ क्या? मैंने कहा यू फॉलो द प्रोसेस, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वो फॉलो करो। देन आप देखो हुआ क्या, वो उसने उस प्रोसेस को फॉलो करा, वो आई, उसने लर्निंग करी एक्सरसाइजेस की, अच्छा लगने लगा उसको, और फील बेटर हो, मैं अच्छी एक्सरसाइज कर रही हूँ और मेरे को अच्छा सिखा रहे हैं, ठीक है, मैंने अपने फूड बेटर कर लिए हैं। हफ्ते भर में ही शी स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट, ठीक है, उसको एक्सरसाइजेस करनी आ गई, थोड़ा बॉडी में अच्छा लगने लगा, एंड विद इन अ मंथ, जो आपका क्वेश्चन था कि मैं विद इन मंथ क्या हो गया, विद इन अ मंथ उसको अपने आप में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट लगा, थोड़ा सा फैट लॉस भी लगा, और शी वॉज एंजॉइंग द जिम। एंड उसने मुझे अप्रोच करा था कि मैं 3 महीने ट्रेनिंग लूँगी आपसे, एंड विद इन 3 मंथ 4 मंथ ऑफ टाइम शी वॉज लाइक वाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने 2-3-4 किलो अपना लूज़ कर लिया, स्ट्रेंथ बढ़ गई, अभी बहुत मज़ा आ रहा है, और ये चीज़ मुझे ओवरऑल मेरे वर्क में भी हेल्प कर रही है। तो मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन मैंने सरपास कर दी थी, जो एक्सपेक्टेशन मैंने दी थी उसको, वो सरपास हो गई एक तरीके से। तो जब सरपास हो गई तो उसको अच्छा लगने लगा बहुत, एंड टुडे इवन आफ्टर 2 इयर्स स्टिल वो कंटिन्यू कर रही है। और कभी भी जिम या एक्सरसाइज मिस होता है तो एक गिल्ट फील होता है अंदर से, अरे यार मिस हो गया। तो दैट्स अप्रोच टू फिटनेस, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन कर लो, तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। मोटिवेशन इज़ वेरी टेम्परेरी, कंसिस्टेंसी इज़ मतलब ओवर मोटिवेशन, मैं एक बोलूँगा। कंसिस्टेंट रहो, आप प्रोसेस को फॉलो करो, बस चले जाओ, रेडी हो, बस प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको धूप हो ठंड हो, कुछ बस भी, चले जाओ। बारिश हो धूप हो, या फिर बाकी मैं इन चीज़ों बोलूँगा, जैसे अपने फूड को आप जो आपके लिए सिलेक्टेड फूड है वो रखना है, सिलेक्टेड एक्सरसाइज है उसको करते रहो, लाइफस्टाइल बेटर रखो। आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि आपको रिजल्ट ना आए। आपको जो अगर रिजल्ट आने से कोई रोकेगा तो आप खुद हो गए उसके लिए। बट ऐसा होता है क्या एक स्टेज पे आके वेट थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है? देखो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारी हर बॉडी की लिमिट है ना एक। अब मेरी बॉडी में, हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, फैट है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, हमारी बॉडी का ओवरऑल वेट है।
सपोज मेरा वेट इस टाइम 81 kg है, तो मेरी बॉडी में अगर मैं ये बोलूँ 20% बॉडी फैट है तो 16 kg बॉडी फैट मान लेता हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग मसल्स एंड ऑल। मैं अगर अपना बॉडी फैट लूज़ करने चलूँगा तो मैं मैक्स कितना कर लूँगा, यहाँ से 10 kg कर लूँगा, बहुत ज़्यादा तो नीचे जा नहीं सकता मैं फैट, क्योंकि बॉडी में फैट चाहिए, वी नीड एसेंशियल बॉडी फैट। तो मेरा बॉडी वेट 70 पे जाके हो सकता है अटक जाए, बहुत मैक्स करूँगा, मसल लॉस कर लूँगा, 65 पे चले जाऊँ, उससे फर्दर मैं नहीं करूँगा। बॉडी खुद अंदर से अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का होता है, बॉडी में मतलब उससे फर्दर बॉडी जाने नहीं देगी। फिर मैं एक बहुत ही ऐसी अनहेल्दी स्टेट में आ जाऊँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो हर तरह से बॉडी का एक स्टेगनेंट हो रहेगा, आप कॉन्टीन्यूसली कभी वेट लूज़ कर ही नहीं सकते, ख़त्म हो जाओगे ना फिर तो। मेरा बॉडी वेट अगर 60 है सपोज, बट नहीं, अगर somebody is overweight और नहीं हो रहा, देन एक्सरसाइज फॉर्म या तो रॉन्ग कर रहे हैं या डाइट में कुछ गड़बड़ है। अगर कोई ओवरवेट है हाँ, और अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको, यस एक्सरसाइज उसकी इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, फॉर्म गलत हो सकती है, दिस इज़ वन फैक्टर ओनली। उसके बाद उसके डाइट प्रॉपर नहीं हो सकता, यानी कि उसकी जो मील्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो सकता है, उसकी रिकवरी ठीक नहीं हो सकती। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो कुछ ना कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से उसका लॉस नहीं हो रहा है। अगर ये सब ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट, देन कुछ ना कुछ मेडिकल ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो फैट लॉस नहीं हो रहा है। मे बी सम थायराइड हार्मोन का इशू है, लेडीज़ में PCOS PCOD हार्मोनल इम्बैलेंसेज हैं, तो हार्मोन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर सब कुछ मेरा ठीक है, मैं बिल्कुल अपने प्रोग्राम को जुडिशियसली जेन्युइनली फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, देन आपको यू हैव टू सीक मेडिकल हेल्प, देखना पड़ेगा, टेस्ट कराने पड़ेंगे, मे बी कोई हार्मोनल इशू होगा। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर आपके सारे पॉइंट आप कहीं तो गलत हो गए। फैट, हाँ कहीं ना कहीं होता है, हम ज़्यादा खा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज इंटेंसिटी कम है, होता ही होता है। वरना मैंने बोला कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको फैट लॉस से रोके, वरना अगर कोई बहुत बिजी है अपने करियर में, जॉब में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, सो होम वर्कआउट इज इक्वली गुड टू कंपेयर टू जिम सेशंस। होम वर्कआउट देखो इक्वली तो नहीं है गुड एक तरीके से देखें हम, क्योंकि जिम के अंदर आपको कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं, यू हैव बेटर इक्विपमेंट्स इन द जिम, और घर के अंदर क्या है कि आप कुछ लिमिटेड सेट्स ऑफ एक्सरसाइज कर पाओगे, और आपकी एक्सरसाइजिंग एबिलिटी क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। इफ़ यू आर मोर एथलेटिक, एक्सरसाइज का पुराना एक्सपीरियंस है, बॉडी में मसल्स हैं, जॉइंट का इश्यू ज़्यादा नहीं है, यू कैन डू सम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एट होम, ओके। बट अगर आपकी एक्सरसाइजिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, आप बहुत ही बिगिनर हो, आप जानते ही नहीं हो करना क्या होता है, बॉडी में फैट ज़्यादा है, ओके, कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप घर पे उतना इंटेंसिटी का वर्कआउट नहीं कर पाओगे, जिम में आप अच्छा बेटर कर पाओगे, ठीक है। बट कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो। तो आप अगर जिम में अगर घर पे कुछ लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर रहे हो तो वो भी बेटर है टू बिगिन विथ, मतलब। और हाँ, अगर आप बिज़ी हैं तो ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना तो पड़ेगा आपको, बिना टाइम निकाले तो होगा नहीं, आपको अपने शेड्यूल में से ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 30-40 मिनट्स तो निकालो अपने लिए, प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा, प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा दिन स्टार्ट सुबह 4 बजे हो जाता है, मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर ठीक है चाय वाय बना के थोड़ा चाय वाय पी, फिर मैं जिम के लिए तैयार हो जाता हूँ, मैं करीब 6 बजे जिम पहुँचता हूँ। सर आप भी चाय पीते हैं? हाँ देखो मैं कुमाऊनी पहाड़ी हूँ, तो मैं चाय तो मेरे लिए मस्ट है चाय मैं पीता हूँ। सो चाय इज अ प्री वर्कआउट फॉर यू? ये कह सकते हो आप, मतलब आई लव टी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं 6 बजे जिम पहुँचा, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं मेरे को क्लाइंट सेशंस करते करते, देन मैं अपना 1 घंटे का एक वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए कुछ वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ, मुझे 2-2:30 बज जाते हैं जिम के अंदर। मैं घर आता हूँ, घर आके मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी होती है, मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स के कुछ व्हाट्सअप मैसेजेस रिस्पॉन्स करने होते हैं उनको, मैंने बच्चे आ जाते हैं तो सोना होना तो फिर कहाँ हो पाता है। फिर उसके बाद शाम को फिर वही 5 बजे फिर जिम, जहाँ 5 बजे फिर जिम, 8 बजे फिर मैं घर आता हूँ, फिर घर आके फिर वही थोड़े से क्लाइंट्स जो ऑनलाइन क्लाइंट्स की क्वेरी वगैरह करी, तो पूरा डे बिजी एक तरीके से। मैं उसी दिन में से थोड़ा सा मतलब 1 घंटे का टाइम अपने लिए निकालता हूँ, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही ओवरवेट है
तो उसके लिए सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लिफ्टिंग, वॉकिंग, रनिंग। तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अपनी वेट लॉस जर्नी में? देखो, अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है और बिगिनर है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो एटलीस्ट उसको ना सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए बहुत लाइट इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज से। अब अगर वो जिम आ रहा है तो वहाँ पे एक एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होती है, तो बहुत लो इंटेंसिटी से उसको शुरू करना चाहिए एंड ग्रेजुअली उस पर उसको प्रोग्रेस करना चाहिए। एंड अपना जो फूड है, फूड चॉइसेस बेटर करनी है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है तो वो कम करना है, न्यूट्रिएंट अपने ठीक रखने हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन उसको रखना है। तो धीरे धीरे जब कंडीशनिंग बेटर होगी हल्की सी, तो फिर वो धीरे धीरे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ अपने क्लाइंट का, ही वॉज वेरी ओवरवेट, ओके, मतलब कि 120 kg वेट उसका, और चलना भी मुश्किल है। चलना भी मुश्किल था उसके लिए, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल था, जिम के अंदर भी चलना मुश्किल था। तो मैंने उसको कैसे अप्रोच उसको करा कि उसको मैंने बहुत लाइट इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग पे रखा, नो कार्डियो, लाइट इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग पे रखा, उसकी स्किल पे ध्यान अगर दिया। कोई इतना ओवरवेट है तो उसका कुछ मेडिकल चेकअप्स कराने चाहिए पहले? यस, मेडिकल चेकअप आपको, वैसे आइडियली तो सभी हर को किसी का कराना मेडिकल चाहिए। चेकअप होना चाहिए। आइडियली हमको क्या करना चाहिए, जब हम फिटनेस रिजीम अपना शुरू करते हैं तो हमको वी शुड गेट आवर मेडिकल टेस्ट डन, लाइक ब्लड वर्क करा लो अपना, हमारे कुछ हार्ट के टेस्ट होते हैं, मतलब कंप्लीट मेडिकल चेकअप, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा रेस्टिंग हार्ट लिपिड रेट कितना है। प्रोफाइल तो पूरा कराना चाहिए। लिपिड, देखो, ब्लड वर्क मीन्स एवरीथिंग, योर लिपिड प्रोफाइल, योर किडनी टेस्ट, किडनी Liver फंक्शन function टेस्ट, test लीवर है। फंक्शन टेस्ट, योर ब्लड मार्कर्स, योर विटामिन्स, मिनरल, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके जो आप यूरिक एसिड जो बोलते हैं, क्रेटिनाइन लेवल बोलते हैं, एवरीथिंग कम्स इन दैट होल ब्लड वर्क। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट हैं, जैसे ईसीजी हो गया, या फिर आप एक इको करते हैं हार्ट के लिए, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे कराओ, हाइपरटेंशन है नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा क्या चल रहा है। तो दीज आर द बेसिक टेस्ट, आपके पास हैं, आपको पता है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। फिर आपका फिटनेस ट्रेनर ऐसा होना चाहिए कि उसको भी पता होनी चाहिए चीज़ें कि ओके, ये सारे मार्कर ऐसे हैं कि मैं किस तरीके की इंटेंसिटी इसको दूँ। वंस यू आर क्लियर फ्रॉम, मतलब मेडिकली आप क्लियर हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप स्टार्ट करो। बहुत ओवरवेट हो, बहुत ओबीज हो, लो इंटेंसिटी से शुरू करो। फोकस आपका ये होना चाहिए कि आपको लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है कि मुझे ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सरसाइज सिलेक्शन, हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है। बहुत ओबीज है तो उसके लिए उसके जॉइंट रेंज के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको उसको एक्सरसाइज देनी पड़ेंगी, और उन्हीं एक्सरसाइज पे धीरे 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 स्किल डेवलप करके प्रोग्रेस करेगा। एंड दूसरी चीज़ें जो है, अपना फूड, अपना लाइफ स्टाइल, अपनी रिकवरी, सब ठीक होंगी तो प्रोग्रेस करेगा एंड देन ग्रेजुअली अपने गोल को अचीव करेगा। अगर कोई बिगनर है और उसको एक पर्सनल ट्रेनर हायर करना है, तो वो कैसे समझेगा कि दिस पर्टिकुलर ट्रेनर विल वर्क फॉर हिम, वो उसके लिए सही रहेगा? देखो, पर्सनल ट्रेनर अगर उसको हायर करना है तो मे बी वो कुछ ऐसे फीडबैक ले सकता है काफ़ी लोगों से जिनको जानता हो, जिन लोगों ने पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी है। ही कैन टेक फीडबैक फ्रॉम देम, या फिर वो उसके अंदर अगर कुछ क्वेरीज हैं अपनी फिटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, तो अगर वो किसी पर्सनल ट्रेनर को अप्रोच कर रहा है तो ही कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सनल ट्रेनर, और उन मल्टीपल क्वेश्चंस पे उसको लगता है कि हाँ, ये ट्रेनर जो है मेरे को अच्छे ढंग से कोच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ही शुड गो फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पर्सनल कोच अपना हायर कर सकते हो। एंड अ पर्सनल कोच शुड बी क्वालिफाइड, एक्चुअली सर्टिफाइड तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सर्टिफाइड क्या है, आजकल तो आप पैसे दो, सर्टिफिकेशन कहीं भी मिल जाती है। ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू अंडरस्टैंड दी बेसिक ह्यूमन एनाटमी, लाइक मेरे जॉइंट स्ट्रक्चर कैसे हैं, मेरे मसल्स कौन से हैं, थोड़े बेसिक ह्यूमन के सिस्टम्स, मेरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कौन से कोर्सेज होते हैं? इफ समबडी, अगर कोई इसी में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो उसको आप क्या एडवाइस देखो, कोर्सेज इसमें देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज। कुछ अमेरिकन एनजीओज हैं, लाइक अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, वो अपना ऑनलाइन एक टेस्ट लेते हैं, उसके लिए कोर्स कुछ प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप उसको पढ़ो, उनका टेस्ट दो, तो आप दे सर्टिफाई यू कि ठीक है, ये पर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हैं।
देयर इज़ अदर सम US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, वो भी कराते हैं। और एक नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन है US में। तो ये सब लोग ऑनलाइन आपको टेस्ट देने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप पढ़ो, हमारा टेस्ट क्लियर करो, देन यू बिकम अ सर्टिफाइड कोई कोच। सीरीज ऑफ टेस्ट होता है? नॉट सीरीज ऑफ टेस्ट, बेसिकली एक कंप्लीट टेस्ट, एक टेस्ट होता है। टेस्ट होता है। बट फिटनेस अगर आपको कोच अच्छा बनना है तो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग। लाइक आप एस या कुछ भी कर लो, इंडिया में भी हैं कुछ एकेडमीज जो कराती हैं। दिस इज़ ऑल बेसिक। नाउ यू हैव टू बिल्ड क्या करना, आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी बहुत चीज़ें। जैसे आपको कोई कंप्लीटली ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाएगा, वो आपको फिर अगर आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि मैं अच्छा कोच बनना चाहता हूँ, आप डीप डाइव करो उसके अंदर। बहुत सारे ऑनलाइन कोचेज़ भी हैं, ऑनलाइन मतलब टीचर्स हैं जो अपने छोटे छोटे कोर्सेज चलाते हैं, आप उनमें रजिस्टर करो, एक एक टॉपिक को सीखो। आप न्यूट्रिशन साइंस पढ़ो, ठीक है, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज साइंस को पढ़ो, बायोमैकेनिक्स पढ़ो। और आपको लगता है कि यार मैं फ़िटनेस कोचिंग में, जैसे मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह के बारे में बात करी, उसके बारे में पढ़ो। तो जब आप चीज़ों को पढ़ोगे खुद, ठीक है, एक बेसिक सर्टिफिकेशन लेने के बाद, तब धीरे धीरे आपको नॉलेज गेन होगा। और जब आप क्लाइंट्स को ट्रेन करोगे, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन होगा, देन यू विल बिकम अ गुड क्वालिफाइड कोच। ठीक है, एक कोई कोर्स नहीं है इसके लिए। क्या स्कोप है आगे आने वाले 5-10 सालों में इस प्रोफेशन में? आई थिंक दिस इज अ वेरी हाई एंड जॉब ना, मतलब बहुत हाई अच्छे। एंड, बहुत डिमांडिंग है। मतलब करियर में जो फिटनेस कोचिंग का करियर है ना, वो ये तो मतलब इसमें बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास कोच है ही नहीं एक्चुअली। हमारे पास सारे कोच कौन है? हमारे पास वो हैं जो मे बी उसने कुछ साल बॉडी बिल्डिंग करी है, एक्सपीरियंस बेस पे वो कोच बन गया है, या फिर कल तक जिम में वो कुछ करता था, आज वो कोच बन गया है। तो क्वालिफाइड कोच तो है ही नहीं हमारे पास, और लोगों को चाहिए क्वालिफाइड कोच, एंड पीपल आर रेडी टू पे। ठीक है, और देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लाइक आप ऑनलाइन जाओ आज की डेट में आप एक एजुकेटर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, और ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो लॉन्च योर कोर्सेज, ठीक है, टीचिंग कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ट्रेन सम ऑफ द सेलिब्रिटीज़। मतलब क्लॉथिंग्स में जा सकते हो, जिम चेन में जा सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और बहुत अच्छा करियर है। अंडररेटेड है पर डाइवर्स बहुत है। अंडररेटेड, बट ये इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क और मेहनत मांगता है। अगर आप, जैसे आप एक फ़िटनेस कोच हो, आप खुद अगर अपनी फ़िटनेस पे ध्यान नहीं देते हो, सबसे पहला डिमांडिंग ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले फिट बनाओ, हार्ड वर्क, एक्सरसाइज करनी है, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए लोगों की ओर, कि मैं इसको सही ढंग से गाइड करूँ, हेल्प करूँ। हेल्पिंग नेचर हो, खुद को आप फिट रखो, प्लस आपके पास इंटेंट होना चाहिए लॉन्गर आवर काम करने का, पढ़ने का, सीखने का। बहुत डिमांडिंग है। तब आप आगे जब कुछ करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छा करियर है इसके अंदर। फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ में, हर चीज़ में ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, चाहे वो सप्लीमेंट हो, ट्रेनिंग देना हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, पर्सनल कोचिंग हो, क्लोथिंग्स हो, या फिर फूड हो, जिम के इंस्ट्रूमेंट हो, सब के सब प्रॉफिटेबल है। थोड़ा सा जिम अपने आप में थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग बिजनेस है, क्योंकि हम देखते हैं जिम खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द लोग कौन जिम खोल रहे हैं, मे बी अब बिजनेसमैन जिसके पास बहुत पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने खोल दिया, बट ही डजंट नो कि मेरे को रन कैसे करना है। उसके अंदर उसको चलाने का एक एंथुसियाज्म नहीं है, शौक नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो वहाँ पे जिम बिजनेस हमारे थोड़े से फेल हो जाते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी आप देखो इस फिटनेस इंडस्ट्री में, सब के सब ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाले हैं। हमको तो हर सोसाइटी में एक जिम चाहिए, हर कॉलोनी में एक जिम चाहिए। लोग जाते ही नहीं जिम। एक सोसाइटी, एक कॉलोनी में अगर सपोज 200 घर हैं, 200 फैमिलीज रहती हैं, तो उनके लिए एक जिम की ज़रूरत पड़ जाती है हमें। और हमारे पूरे सिटी में हम देखेंगे मुश्किल से 7-8 अच्छे जिम है, वहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो बहुत स्कोप तो बहुत है आगे इसमें, फिटनेस कोचिंग में, फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। जो ओपन जिम्स होते हैं सोसाइटी में, वो दे आर इक्वली गुड? ओपन जिम्स आर गुड बट नॉट इक्वली गुड, क्योंकि जिम के अंदर आपके पास वैरायटीज़ बहुत है ना। एक अच्छे जिम के अंदर वेल इक्विप्ड, जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वैरायटीज़ होती हैं, तो वो वहाँ से तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट
फिर भी ओपन जिम है तो कुछ नहीं तो कुछ अच्छा, दे आर बेटर। एक्सरसाइज के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट वर्क करते हैं? देखो एक्सरसाइज के फंडामेंटल्स तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि सेम एक्सरसाइज मेल भी कर रहा है, सेम एक्सरसाइज फीमेल भी कर रहा है, बॉडी हमारी एक जैसी ही है लगभग, सेम मसल ग्रुप सेम। फीमेल्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगी तो मैं बल्की हो जाऊंगी, मैस्कुलिन हो जाऊंगी। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे मैं एक बहुत आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। पहले तो हम मेल और फीमेल को ले लेते हैं कि मेल के लिए क्या एक्सरसाइज है, फीमेल के लिए क्या एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बेसिकली सेम है, दो आस्पेक्ट ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमें मेल फीमेल की एक्सरसाइज में हल्का सा डिफरेंट एक अप्रोच लेनी पड़ती है। पहला तो ये होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच है, मतलब मेल फीमेल स्केलेटल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो पेल्विस एरिया होता है दैट इज़ वाइडर। तो जो पेल्विस एरिया वाइडर है, दिस इज़ वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। सेकेंड इज़ कि जो हम अगर अपने यहाँ ये एल्बो का एंगल देखेंगे, फीमेल्स में ये एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ दैट वाइडर पेल्विस, तो ये भी ज़्यादा होगा उनमें। तो ये दो बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं मेल फीमेल में। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी होती है। अब सपोज हमें वाइडर पेल्विस, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा थाई बोन है, फीमर बोन जो होता है वो ऐसा नीला रहता है फीमेल्स में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई सारी फीमेल्स उनके ज़्यादा होता है, मेल्स में थोड़ा कम होता है। तो व्हेन फीमेल्स आर डूइंग स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लंजेस, तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रेटर क्यू एंगल उनका नी अंदर को फॉल करता है। तो हमको उनको बताना पड़ेगा कि आपका क्यू एंगल ज़्यादा है या ये एंगल ज़्यादा है, आपको एंगल्स को सही करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज सेलेक्ट करके देनी पड़ेगी कि लेग प्रेस पे कैसे करना है, स्क्वाट कैसे करना है। मेल में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ये भी स्ट्रक्चरल डिफरेंट है। अब मैं बाइसेप कर्ल दे रहा हूँ, बारबल से बाइसेप कर्ल करा रहा हूँ, मेल कर सकता है उसके एंगल थोड़ा सा कम है, उसके लिए थोड़ा हो सकता है सूटेबल हो, बट फीमेल जब इसको कर रही है हो सकता है उसको उसके एल्बो में पेन आ रहा हो, तो हमको उसको एक डिफरेंट एक्सरसाइज देनी पड़ेगी एज पर हर दिस एंगल, ठीक है। इसको हम कैरिंग एंगल बोल देते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल डिफरेंट, इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और बहुत सारे ट्रेनर नहीं जानते इसको, या फिर हम लोग जनरल पब्लिक भी नहीं जानती, हम सेम तरीके से कर रहे होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें डिफरेंस है वो ये है कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेल्स में नहीं है वो। तो हमको फीमेल्स की जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है वो एडजस्ट करनी पड़ती है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कब कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है। क्या होता है कि जब हम नियर मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, अपने ल्यूटियल फेज में होते हैं, एंड जब मेंस्ट्रुअल फेज में होती है तो हमको मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, ठीक है, वी फील लो। तो अपने मूड, अपनी फीलिंग के हिसाब से हमको एक्सरसाइज इंटेंसिटी थोड़ा लो करनी है, ठीक है। इन मेंस्ट्रुअल फेज आप पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब मेंस्ट्रुअल फेज में आप वॉक कर सकते हो, लो इंटेंसिटी कर सकते हो। राइट आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज या ड्यूरिंग राइट आफ्टर फर्स्ट डे और सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज आप थोड़ा सा फिर बेटर फील करते हो। तो बेटर फील करते हो, चार्ज अप थोड़ा अच्छा फील करते हो, यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, एंड वंस यू आर आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज आपकी मतलब आपकी जो स्ट्रेंथ लेवल होती है वो पीक पे होती है, देन यू गो मतलब ऑल द वे, अच्छा वेट उठा सकते हो, अच्छी इंटेंसिटी दे सकते हो। सो दैट्स हाउ हमको ये एक्सरसाइज इंटेंसिटी ऊपर नीचे फीमेल्स में करनी होती है। दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ मेल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि क्या हमको ट्रेनिंग में डिफरेंस रखना है मेल और फीमेल्स में। और जो फीमेल्स ऐसा मिथ रखती हैं कि वो बल्की हो जाएंगी, मैस्कुलिन हो जाएंगी। नहीं, दिस इज ये एक ऐसी मिथ है जो बहुत पहले ही बस्ट हो चुकी है। नहीं, अभी भी कैरी अभी भी है। बट फीमेल्स में क्या है ना, अगर आप हार्मोन का डिफरेंस है थोड़ा सा। मेल्स में एक जो मेन डोमिनेटिंग हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इन फीमेल केस वो एस्ट्रोजन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने की वजह से मेल्स में कुछ आपके लाइक उनके मसल ज़्यादा होंगे, उनके हेयर ज़्यादा होंगे, उनकी वॉइस थोड़ी भारी होगी। बट इन फीमेल टेस्टोस्टेरोन जो होता है बहुत ही कम होता है, तो दैट्स वाई एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सॉफ्ट होंगी, उनके बॉडी हेयर्स कम होंगे, उनकी वॉइस भी सॉफ्ट होगी। तो जब फीमेल लिफ्ट करती हैं तो वो ऐसा नहीं कि मेल की तरफ बल्क कर जाएंगी। मेल बल्क क्यों कर जाता है, हल्का सा थोड़ी मसल ज़्यादा बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल्स में ऐसा नहीं है, फीमेल्स में भी मसल बढ़ती हैं बट मेल के कंपैरिजन में नहीं बढ़ती होती। और ये जो मिथ है या फिर जो ये अंडरस्टैंडिंग है
इसको हम बोले जो समझ है कि फीमेल्स में भी बॉडी बढ़ जाती है। बहुत सारी फीमेल्स को आप इंटरनेट पे देखते होंगे, मस्कुलर होती हैं मेल की तरह, मेल से भी ज़्यादा। तो वो हमेशा हार्मोन को एक्सटर्नली लेती हैं। लाइक जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो उसको इंजेक्ट बाहर से करती हैं। मतलब तो बाहर से जब हार्मोन लेंगी तो उनके अंदर सारा मेल वाला पैटर्न आ जाएगा, वॉइस हैवी हो जाएगा, उनके जो है मसल्स बढ़ जाएंगे, तो उस वजह से वो ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ अगर आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपको कभी भी बल्क नहीं आएगा, आप बेटर शेप में रहोगे, फैट लॉस भी होगा आपकी। नॉट ओनली योर मसल्स, ईच एंड एवरी टिश्यू रिस्पॉन्ड करता है फोर्स को। आप लोड जब उठाते हो तो आपके बोन्स, आपके लिगामेंट, टेंडन सारे फोर्स को रिस्पॉन्ड करेंगे और स्ट्रॉन्गर होंगे। आपने अभी मेंशन करा कि कुछ फीमेल्स इंजेक्ट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, ये सेफ है इसको लेना या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? और सप्लीमेंट्स की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। वी हैव प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, क्रेटिनिन, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, तो इनके क्या क्या यूजेज हैं, कैसे डोजेज लेनी चाहिए? देखो, पहली बात तो ये कि ना हम लोग सप्लीमेंट को मतलब ये समझ लेते हैं कि ये भी ड्रग्स ही हैं। तो सप्लीमेंट मोस्ट प्रिसाइजली बोलूँ तो डाइटरी सप्लीमेंट ये अलग है, मेडिसिन ड्रग्स वो अलग हैं। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या फिर कुछ अदर मेडिकेशंस होती हैं वो आ जाती हैं ड्रग्स में, तो वो तो हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। वो तभी यूज़ होगा जब हम किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे टेस्टोस्टेरोन मेल को भी नहीं यूज़ करना चाहिए? नो, नहीं करना, क्योंकि और हमारी बॉडी ऑलरेडी अंदर से बना रही है ना उसको, तो जब हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है हम एक्स्ट्रा क्यों लें? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो मेल में इतना इनफ टेस्टोस्टेरोन बनता है, अगर वो हेल्दी है तो उसको बाहर से कोई हार्मोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले लिया तो लेंगे तो जब हार्मोन आपके अंदर एलिवेट होगा तो वो आपको कुछ बेनिफिट ऐसे दिखा देगा कि मसल बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट इंटरनली दैट इज़ गोइंग टू हार्म योर हार्ट हेल्थ, इवन योर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल, योर फर्टिलिटी। तो जो बाहर से अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो बॉडी का अंदर का रिस्पॉन्स बंद हो जाएगा। मतलब समथिंग यू आर टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड, यस, बॉडी उसको बनाना बंद करेगी, तो आपके अंदर इनफर्टिलिटी इज़ वेरी कॉमन अगर जो ले रहा है। देन उसके हार्ट के इश्यूज आ जाते हैं, उसके लीवर, किडनी, मतलब मल्टीपल इसके मतलब मल्टीपल चीज़ों को ये बेकार करता है बॉडी के अंदर, तो वो नहीं लेना चाहिए हमको, ठीक है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। कब लेना चाहिए? सपोज समबडी इज़ हैविंग सम हार्मोनल डिसबैलेंस, उसका टेस्टोस्टेरोन उतना बनता ही नहीं है, कई बच्चों में भी यूज़ होती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसको यूज़ करने के लिए वी शुड गो टू कंसल्टेंट, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए ना, वो करेंगे। राइट डोजेज होनी चाहिए, राइट डोजेज, पॉप अप नहीं करना चाहिए, पॉप अप नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है ना, फिटनेस इंडस्ट्री में, फिटनेस इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, हम लोग एक सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोज बोलते हैं। मतलब सपोज किसी का 100 लेना है तो यहाँ पे उसको 500 लिया जाता है। 100 तो लेते हैं हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नॉट टेलिंग यू एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट किसी बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका ग्रोथ हार्मोन कम है, उसका टेस्टोस्टेरोन कम है, डॉक्टर अपने आप उसको डायग्नोज करेगा, बताएगा कि इतनी इतनी डोज लेनी है। बट व्हाट्स हैपनिंग इन दी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री कि हम लोग बॉडी बनाने के लिए एक उसको बहुत ही हाई डोज में लेते हैं। जब आप हाई डोज में लोगे तो आपको मसल का बेनिफिट दिखेगा, बट इंटरनल ऑर्गन्स आपके सफ़र करेंगे। तो दिस इज़, अब यहाँ पे क्या देखो, अगर किसी को बॉडी बिल्डिंग वाकई प्रोफेशनली करनी है, वो वाकई इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, हमारे पास जो शोज़ होते हैं, तो उनको हमेशा एक एक्सपर्ट के अंडर ही करना चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स, बहुत अच्छे अच्छे कोचेज हैं जो बॉडी बिल्डिंग कराते हैं विथ राइट गाइडेंस, राइट डोजेज, तो उनसे उनको करना चाहिए। बट ये इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है कि नॉर्मल आदमी के लिए ये सब कुछ इतना पैसा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको क्या चाहिए इसमें, आप ब्लड टेस्ट कराओगे बहुत रेगुलर, तो एक ब्लड टेस्ट कराने में ही बहुत पैसा लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत मल्टीपल टेस्ट कराने हैं, बहुत रेगुलर ब्लड टेस्टिंग करानी है आपको, फिर अच्छे सप्लीमेंट चाहिए, आपको फूड अपना क्लियर रखना है, तो पुट टुगेदर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो आपके पास एक अच्छा पीछे फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, तब आप इसको कर सकते हैं प्रोफेशनली। करना तभी है जब आपने पूरा माइंडसेट आपका बन चुका है कि मुझे एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, तो अंडर गाइडेंस ही करो। एंड फिर उसके बाद वो ना पूरी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट दुनिया है बॉडी बिल्डिंग की, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए और बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए।
वहाँ पे भी अच्छा करियर बना सकते हो आप, बट ऑलवेज इट शुड बी डन अंडर दी एक्सपर्ट गाइडेंस। और मैं प्रेफर करूँगा या मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी डॉक्टर के अंडर ही करो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स जो कि बॉडी बिल्डिंग कोचिंग कराते हैं। अब देखो बात करते हैं हम कि ये ड्रग्स अलग चीज़ हैं, सप्लीमेंट अलग चीज़ है। हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार ये डिब्बे के अंदर ये प्रोटीन है, ये क्रेटीन है, ये फिश ऑयल की टैबलेट है, ये मल्टीविटामिन की टैबलेट है। हमको लगता है कि यही ड्रग है। जनरल पब्लिक की ना सोच ऐसी है। घर में बच्चा कोई अगर यूज़ कर रहा है प्रोटीन तो मम्मी पापा बोलते हैं ये क्या तो पाउडर खाने लगा, किडनी खराब हो जाएगी, स्टेरॉइड हो जाएगा, किडनी खराब, ये लीवर खराब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लीमेंट आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। सप्लीमेंट्स आर डाइटरी सप्लीमेंट। मैं अगर पनीर खा रहा हूँ तो मुझे उससे थोड़ा सा प्रोटीन मिल रहा है, थोड़ा सा फैट मिल रहा है। अब मैं उसी प्रोटीन को सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहा हूँ, सिंपल। तो प्रोटीन बॉडी समझ रही है कि प्रोटीन, बॉडी को नहीं पता कि पनीर खा रहा हूँ कि प्रोटीन खा रहा हूँ। बोथ आर सेफ। आप वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन मेंटेन करना ट्रिकी है या पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है, कोई ट्रिक है ही नहीं इसमें। क्योंकि देखो आप वेजिटेरियन हो तो जो कुछ हमारे फूड्स हैं, लाइक हमारे लेंटिल्स हो गया, हमारे कुछ डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, इवन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है। बट हाँ, वेजिटेरियन में क्या है कि आपको अगर प्रोटीन अपना पूरा कंप्लीट करना है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो बेटर रहता है कि आप सप्लीमेंट करो। कितनी रिक्वायरमेंट होती है? दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बेसिकली देखो, एक मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ। हमारी बॉडी का जो बॉडी में अगर बॉडी फैट है, हमारी बॉडी में मसल मास है। तो अगर मेरी बॉडी का जो सपोज मेरा बॉडी वेट 80 kg है, मेरे अंदर 55 kg मसल मास है, रेस्ट ऑफ द थिंग फैट है, तो मुझे अराउंड अपने मसल मास का 1.5 to 1.8 ग्राम प्रोटीन सप्लीमेंट नॉट सप्लीमेंट इतना खाना चाहिए आइडियली, ठीक है, एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो। और बेयर मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए कि 1.2 इंटू योर मसल मास वेट। इतना तो प्रोटीन आपका होना ही चाहिए। मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 1.5 आपकी सारी मील्स इंक्लूड करके एंड पर मील कितना एब्जॉर्ब कर पाती है देखो बॉडी? पर मील आप एटलीस्ट ये रखो कि हर मील में मेरा थोड़ा थोड़ा प्रोटीन हो, कि मैं हर मील अपना इक्वल डिवाइड करूं प्रोटीन को। सपोज मेरी दिन भर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 120 ग्राम, तो मैं 3 मील लेता हूं दिन में। तो आप बेटर है कि 40 ग्राम 3 मील में डिवाइड कर दो। आप 4 मील ले रहे हो तो बेटर है कि आप 30 ग्राम कर लो। तो इस तरीके से अगर आप प्रोटीन को डिवाइड करोगे पर मील तो थोड़ा बेटर एब्जॉर्ब होगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप 2 ही मील खा रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले सकते हो। यू कैन टेक ज़्यादा प्रोटीन आप ले सकते हो। इज बॉडी एबल टू एब्जॉर्ब? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेगी। देखो आपके पास अगर टाइम ही नहीं है, आप 2 ही मील खा पाते हो आप, और बट प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी है 120 ग्राम, तो इट्स बेटर कि आप 60 ग्राम ले लो रादर देन लीविंग दैट 30 ग्राम प्रोटीन। कि आपने 2 मील में 30 थोड़ी लोगे, आप पूरा लो आप। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। अब बहुत सारे लोग प्रोफेशनल वर्किंग हैं, 2 ही मील खाते हैं, तो उनको 2 मील में ही अपना प्रोटीन पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप मैनेज कर पा रहे हो कि मैं 4 मील खा पाऊंगा, 4 मील में डिवाइड कर दो। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ठीक है। और आप अगर वेजिटेरियन हो, आप कुछ प्रोटीन सोर्स फूड से ले लो। जैसे मैंने पहले बताया, लेंटिल्स हो गया, राइस दाल खा लिया आपने, हल्का सा आपने पनीर खा लिया, थोड़ा दही खा लिया। अब आपकी रिक्वायरमेंट तो 120 ग्राम है, लेकिन पूरे फूड से आपको मिल रहा है सिर्फ 50 ग्राम। नाउ 70 ग्राम्स रिमेनिंग। तो 70 ग्राम को आपको सप्लीमेंट कर लेना चाहिए विथ वे प्रोटीन सप्लीमेंट, या फिर कोई अगर वे प्रोटीन किसी को सुटेबल नहीं है तो प्लांट प्रोटीन कर सकते हो आप। आई वांटेड टू कम टू दिस कि प्लांट बहुत प्रोटीन हाँ खा लो आप, वो सही है। कौन सा बेटर है? मतलब दिस प्रोटीन का एक पूरा मार्केट बन चुका है। वी हैव वे प्रोटीन, वी हैव प्लांट प्रोटीन, केसीन प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन, वी हैव एग प्रोटीन आल्सो। बहुत सारे प्रोटीन है। हाँ। सो व्हिच वन इज बेटर? और बेटर तो देखो आपके लिए बेस्ट है कि आप वे प्रोटीन ले लो। वे प्रोटीन आइसोलेट आप यूज़ कर सकते हो, वो सूटेबल भी है, बेस्ट भी है, और उसके साथ क्या है कि एक अच्छी फॉर्म भी है प्रोटीन की। अब अगर कोई चाहता है, लाइक वीगन्स होते हैं, वीगन्स तो फिर मतलब एनिमल सोर्स का कुछ खाते ही नहीं ना वो। उनको और इफ नहीं है कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है। देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी वे प्रोटीन इज सेफ। वो डिपेंड करेगा कि कितना है उसको। अगर वो वे प्रोटीन को टॉलरेट कर पा रहा है
तो ही कैन यूज़ वे प्रोटीन आइसोलेट, बिकॉज वे प्रोटीन आइसोलेट ऑलरेडी उसमें जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला अपना जो लैक्टोलोज होता है वो ऑलरेडी उन्होंने थोड़ा सा हटा ही दिया होता है उसमें, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल रहता है, मतलब इजीली उसको टॉलरेट कर पाते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले भी। और वे प्रोटीन आइसोलेट अच्छी फॉर्म है प्रोटीन की, तो आप उसको ले सकते हो। अगर नहीं है तो लाइक मैंने बोला जैसे वीगन है कोई, तो आप प्लांट प्रोटीन ले लो, ठीक है, प्लांट प्रोटीन से पूरा करो, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। तो सप्लीमेंटेशन करने कोई ऐसा मतलब सोचो मत उसके बारे में कि यार ये पता नहीं कैसा पाउडर है, क्या होगा, स्टेरॉइड तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको राइट एक चॉइस होनी चाहिए ब्रांड की, सो दैट कि आप ना एक क्वालिटी प्रोटीन ले पाओ। तो राइट ब्रांड आपने कैसे सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप उनकी अपनी ही वेबसाइट से उसको परचेज़ करो, ठीक है, क्योंकि अगर ब्रांड अपनी वेबसाइट से दे रहा है तो दिस इंश्योर्स कि हाँ सही चीज़ मेरे पास आ रही होगी। प्लस आप देखो कि ये लैब टेस्टेड है नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि ना कुछ लैब टेस्ट एजेंसीज़ हैं जो करती हैं, लाइक लैबडोर हो गया, लाइक आपका इन्फॉर्म चॉइस हो गया, तो आप देखो उस पर लेबल देखो, पढ़ो उसके बारे में कि ये लैबडोर से या इन्फॉर्म चॉइस से लैब टेस्टिंग है नहीं है इसकी। तीसरी चीज़ आप ये देखो कि उसमें कुछ QR कोड्स होते हैं, आप जो स्कैन करके आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए, प्लस फॉर सेलेक्टिंग राइट ब्रांड फॉर यू। हाँ, और चीप ब्रांड अगर आपको कोई चीपर दे रहा है, मान लिया 2 kg का वे प्रोटीन कोई ब्रांड बोल रहा है मैं 3000 में दे रहा हूँ आपको, एक बोल रहा हूँ 5000 में दे रहा हूँ, तो चीप अगर वो है तो मतलब है कि क्वालिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि उतनी कॉस्ट में कैसे बना ले रहा है, सेम कंट्री में रहते हुए, सेम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कम में कैसे कर रहा है वो, मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ड है। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी, आप हमेशा अच्छी क्वालिटी की ओर जाओ, थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़े, गो फॉर ए गुड क्वालिटी प्रोटीन, सिंपल। और डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज़ करो, जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए, तो इससे आप एक सही प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाओगे। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद सबसे पहले शेक बनाना चाहिए या रेस्ट करना चाहिए? मैं जिम में देखती हूँ द मोमेंट दे फिनिश देयर वर्कआउट, एक हैबिट होती है कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नेसेसरी रूल है ही नहीं कि आप एक्सरसाइज ख़त्म करने के तुरंत बाद शेक बनाओ या रेस्ट करो। आप एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आपको लग रहा है अरे मुझे बहुत भूखा लग रहा है अभी यार, कुछ चाहिए मुझे खाने को, आप जाओ अपना प्रोटीन शेक पी लो, या आप एक मील खा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन शेक ही लो, आप कोई प्रॉपर मील खा लो अपनी, और आपको लग रहा है नहीं यार अभी तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा या थोड़ी देर बाद खाऊंगी, आप रेस्ट कर लो, रेस्ट करने का मन कर रहा है तो। बट ये नेसेसरी नहीं है कि जस्ट मतलब आफ्टर एक्सरसाइज आपको राइट आफ्टर एक्सरसाइज आपको प्रोटीन शेक लेना ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप आधे घंटे बाद चाव ले लो, 1 घंटे बाद चाव ले लो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। पोस्ट वर्कआउट कौन सी मील सबसे बेटर रहती है? देखो पोस्ट वर्कआउट सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन। फर्स्ट पोस्ट वर्कआउट आपका हाइड्रेशन पहले होना चाहिए, देन आपने जो वर्कआउट के दौरान अपना ग्लाइकोजन डिप्लीट करा है, ठीक है, आपका ब्लड ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में स्टोर हुआ है जिसने एनर्जी दी है आपको, आप एक्सरसाइज करते हो, इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, वो डिप्लीट हो जाता है। तो आप देन यू हैव मतलब आपको प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट की में रखनी चाहिए कि पहला हाइड्रेशन, देन कार्ब्स एंड देन इट कम्स योर प्रोटीन। तो इस तरीके का मील आप रखो, सबसे पहले हाइड्रेट करो अपने आप को ढंग से, फिर एक ऐसी मील रख लो जैसे कि आप कोई फ्रूट खा सकते हो, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, या फिर आप 1-2 ब्रेड स्लाइसेस ले सकते हो, या फिर राइस खा सकते हो, और साथ में एक प्रोटीन रख लो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है यू कैन हैव एग्स, चिकन, और आप आप वेजिटेरियन है तो यू कैन हैव सम डेयरी प्रोडक्ट, या फिर आप एक सप्लीमेंट वे प्रोटीन कर सकते हो, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। सो इस तरीके से कर सकते हो आप। कई बार एक्सरसाइज करते वक्त एनर्जी लॉस फील होता है, आई बिलीव कहीं ना कहीं वो हमारे प्री वर्कआउट डाइट्स में कोई डेफिशिएंसी होती है। सो ऐसे में प्री वर्कआउट डाइट शुड बी सप्लीमेंटेड या एक नेचुरल सोर्स से हम उसको फुलफिल कर सकते हैं? देखो प्री वर्कआउट जो डाइट को सप्लीमेंट मतलब है कि हमें प्री वर्कआउट यूज़ करने की बात कर रहे हो। आप प्री वर्कआउट तो नहीं यूज़ करने चाहिए ज़्यादा, कभी कभार यूज़ करना ठीक रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स आर वेरी मतलब इरेशनल कॉम्बिनेशन में आते हैं वो, ठीक है, हमें पता ही नहीं रहता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और वेरी हाई इन कैफीन होते हैं, अदर स्टिमुलेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दीज प्री वर्कआउट्स, ठीक है, अगर लेना ही है तो बहुत ही एक रैशनल कॉम्बिनेशन का लेना होता है।
वो भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज भी, क्योंकि बहुत एडिक्टिव हो जाता है, कैफीन बहुत हाई है, फिर उसके अंदर अदर स्टिमुलेंट्स भी हैं, तो वो तो अवॉइड कर दो आप बिल्कुल। मैं एक जनरल फिटनेस के लिए बात कर रहा हूँ। अब जो हमें एक्सरसाइज में जो एनर्जी चाहिए, दैट बेसिकली कम्स फ्रॉम आवर डेली रूटीन। प्रीवियस डे में या उससे प्रीवियस डे में जो हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, हमारा रेस्ट कैसा रहा, रिकवरी कैसी रही, स्लीप कैसी रही है, वो सब डिटरमिन करेगा आपका नेक्स्ट डे का एक्सरसाइज एनर्जी। ये नहीं कि मैं रात को सो नहीं पाया ढंग से, प्रीवियस डे में मैंने ढंग से मील नहीं ली अपनी, मैं बहुत टायर्ड था, तो अगले दिन मैं जा रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है और मैं जस्ट बिफोर वर्कआउट मैंने एक प्री वर्कआउट मील ले ली, तो दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, आपको इसलिए अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखना है, प्रीवियस डेज को ठीक रखना है। जितना अच्छा आपके प्रीवियस डेज रहेंगे उतना ही एनर्जेटिक आप नेक्स्ट डे में फील करोगे। मैं अपना एग्जांपल दूं, या मेरे मोस्ट ऑफ द मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कोई ऐसा प्री वर्कआउट मील नहीं लेते हैं, वो मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं तो आते हैं अपना, क्योंकि पहले के दिन उनके अच्छे रहे होते हैं तो दे फील एनर्जी, वो करते हैं वर्कआउट अपना। किसी किसी को लगता है कि हाँ मुझे भूख लग रहा है या थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ी हंगर है, तो दे कैन टेक लाइक सम लाइट इजीली डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट। आप जैसे वाइट ब्रेड हो गया, वाइट राइस हो गया, आपके बॉइल्ड आलू हो गए, इस तरीके का थोड़ा थोड़ा सा खा लो आप, सो दैट यू फील सम, मतलब हाँ थोड़ा फील हो जाए और थोड़ी सी आपको लगे मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। बट रियल एनर्जी जो आती है वो पुराने दिन से ही आती है। अच्छा मील, अच्छी स्लीप, अच्छा आपका डेली रूटीन, उससे आपको नेक्स्ट डे अच्छी एनर्जी आएगी। तो आपको अगर एनर्जी अच्छी रखनी है वर्कआउट में, तो अपनी पुराने दिनों को आप ठीक रखो। बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, वो ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हो, बट ब्लैक कॉफ़ी भी इतनी प्योर नहीं है। लोग उसको पीते हैं कि मैं अलर्टनेस आए या आए, एज अ प्री वर्कआउट बहुत लोग पीते हैं, बहुत लोग पी लेते हैं, बट मैं इसको भी अवॉइड करता हूँ बेसिकली, क्योंकि एक तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जैसे बोला, प्योर नहीं है। दूसरा, कैफ़ीन अगर लेना ही होता है तो यू कैन टेक सम कैफ़ीन सप्लीमेंट्स, वो भी कभी कभी, नॉट ऑलवेज। जिम यूजर्स आजकल कैफीन बहुत पॉपुलर हो चुका है, हाँ, तो वो सेफ है या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है? नहीं, कैफ़ीन को देखो बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं लेना चाहिए आपने, क्योंकि वो ज़्यादा हाई अमाउंट में लोगे तो वो एडिक्टिव हो जाती है। ठीक है, खासकर जो ये प्री वर्कआउट में जो कैफ़ीन है, या फिर जब कॉफ़ी भी आप पी रहे हो, ये सब बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है आपको इसकी। तो इसकी एडिक्शन से बचने के लिए आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो बेसिकली जो प्री वर्कआउट आप बोल रहे हो कि जो सप्लीमेंट होता है, तो कभी कभी ही लेना चाहिए उसको, जब बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है और आप अगर बहुत टायर्ड फील कर रहे हो और स्टिल आपको लग रहा है कि मुझे जिम जाना है, तो आप जाओ और लाइट इंटेंसिटी से करो, और जब आप थोड़ा सा वहाँ पे करोगे तो थोड़ा सा आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर और थोड़ा सा ऊपर को जाएगा हल्का सा आपका, तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगेगा। तो एज सच आपको प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं होती है, और ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दैट प्री वर्कआउट। आजकल क्रेटिनिन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये कहीं बेनिफिट करता है? देखो, क्रेटीन क्या है कि क्रेटीन का यूज़ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट और वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री। और इसके बारे में अगर किसी को लगता है कि ये साइड इफ़ेक्ट करता है, तो जो इसके बारे में जो रिसर्च हुई है ना, सब की सब रिसर्च यही बोलती है कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट। सिर्फ इसका एक कंडीशन में आपको यूज़ नहीं करना होता है, जब आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग किडनी डिसऑर्डर हो, आपकी किडनी का फंक्शन ठीक ना है, आप नहीं है, आपकी अगर किडनी फंक्शन टेस्ट में आपका जो GFR रेट है वो थोड़ा कम आ रहा है और किडनी फंक्शन कुछ और इश्यूज आप में, तो आपको क्रेटीन अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज क्रेटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ रिसर्च सप्लीमेंट और वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट, और हर किसी को यूज़ करना चाहिए। और क्रेटीन क्यों यूज़ करना चाहिए पता है आपको? क्योंकि क्रेटीन हम फूड से हमें मिलता ही नहीं है एक्चुअली, वेजिटेरियन को तो मिलता ही नहीं है। हमारी बॉडी खुद भी क्रेटीन बनाती है, तो फूड इतना नहीं बनाती कि वो इनफ हो जाए हमारे लिए। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको भी बहुत खाएंगे तो उन्हें 1 से 1.5 ग्राम क्रेटीन मिल जाएगा। तो हमको जो क्रेटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, दैट जो आइडियल डोज उसकी है, एक रिकमेंडेड डोज है, दैट इज़ राइट फ्रॉम 3 ग्राम टू 5 ग्राम पर डे। उतना हम फूड से नहीं ले पाते, ना ही उतना बॉडी बना पाती है। ये जो सप्लीमेंट्स आते हैं प्रोटीन या क्रेटीन, ये इनके पीछे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं कि इसके इतने इनटेक के बाद इतना वाटर इनटेक मैंडेटरी है?
नहीं नहीं, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। वाटर इनटेक डिपेंड करता है हमारी बॉडी के मतलब नीड पे, आपको कितना हाइड्रेशन का ज़रूरत है। अब सपोज़ मैं और आप एक ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे बहुत हॉट ह्यूमिड नहीं है, हमारी बॉडी कम वाटर को लूज़ कर रही है, तो वहाँ पे मुझे ऑब्वियसली है कि मुझे हाइड्रेशन कम ही चाहिए। मैं एक्स्ट्रा पानी पी के ज़बरदस्ती अपने सिस्टम पे प्रेशर नहीं डालूंगा। बट येस, अगर आप किसी ऐसे हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे हम अपने सिटी में रहते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो हॉट ह्यूमिड है, बहुत लॉस करते हैं वाटर, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत वाटर लॉस करते हैं, साथ में मिनरल लॉस करते हैं, तो हमारी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, मे बी हम यहाँ पे दिन में 7 to 8 लीटर पानी पी लें, मे बी अगर हम ऐसे हिल एरिया में हैं वहाँ पे हम 2-3 लीटर पानी पिएं। ठीक है, तो वाटर जो नीड होगी हमेशा, हाइड्रेशन की जो नीड होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी क्लाइमेट टू क्लाइमेट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये जो क्रिएटिन के साथ एक मिथ है या प्रोटीन के साथ मिथ है, आप पी रहे हो तो आप इसको तो मैं खा रहे हो तो भैया पानी ज़्यादा पियो उसके पियोगे, बाद। हाँ। ऐसा नहीं है, आप पानी ज़्यादा पियोगे ना तो वो भी आपके सिस्टम पे इम्पेक्ट करेगा। तो कितना पानी मिनिमम पीना देखो आइडियली हमको 3 लीटर पानी पी लेना वैसे भी चाहिए। पीना चाहिए। 3 लीटर पानी हो सकता इनफ है। बट अगेन मैंने जैसे बोला, अभी आप जिम जाओगे, आप हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहीं पर आप 2 लीटर पानी पी लोगे। ठीक है, आइडियली आप दिन भर में 2-3 लीटर पी रहे हो, 2 लीटर आपने जिम में पी लिया तो आपका 5 लीटर हो गया। तो ऐसे हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब जैसे कोई लोग मैराथन करते हैं तो वो 2-2, 3-3 घंटे भाग रहे हैं, तो वहाँ पे वो हर 5 किलोमीटर पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते जा रहे हैं, 2-3 लीटर वो पानी पी लेते हैं। तो ये हाइड्रेशन का रिक्वायरमेंट इस पे डिपेंड करता है। आपने हाइड्रेशन की इम्पोर्टेंस पोस्ट वर्कआउट भी मेंशन करी थी। यस, सो पोस्ट वर्कआउट प्लेन वाटर इज इनफ या कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर लेना चाहिए? पोस्ट वर्कआउट वैसे तो प्लेन वाटर इनफ होता है। इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत हमको तब ज़्यादा पड़ेगी जब बहुत ओवर स्वेट कर जाते हो आप, क्योंकि स्वेटिंग नॉट ओनली मीन्स कि आपका सिर्फ पानी निकल रहा है बॉडी से, आपके साथ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, सोडियम है, वो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो बेटर है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आप ले लो, वो आपको हेल्प ही करेगा। तो ये वही कंडीशन पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा हेल्प करेंगे आपकी। पोस्ट वर्कआउट आप ले सकते हो। वर्कआउट में हर कोई कहता है ट्रेन हार्डर, लिफ्ट मोर, बट रिकवरी इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर हम रिकवरी स्किप करते हैं तो हमारी मसल और बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, वर्कआउट हैवी करो, पुश करते हैं, वो एक तरीके से एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है कि चलो थोड़ा हार्ड वर्क करो, पुश ज़्यादा करो। बट ओवर ट्रेनिंग से तो हमें बचना चाहिए, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन कर लोगे, अननेसेसरी ट्रेन करोगे, तो वो आपको निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, बॉडी के सारे सिस्टम्स पे ही लोड डालेगा। तो ओवर ट्रेनिंग को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। आपने अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली, फिर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, पीछे आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आपको क्या होगा, रिवर्स रिजल्ट आने लगेंगे। ठीक है, आपका हार्मोन लेवल गड़बड़ हो जाएंगे। फैट लॉस करना है तो फैट लॉस नहीं होगा, मसल बिल्ड करनी है तो वो नहीं होगा। तो ओवर ट्रेनिंग से बचना चाहिए, और एक जो राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग की हमें नीड है वो हमें करना चाहिए। और जहाँ तक रिकवरी की बात है, रिकवरी में देखो, आपने जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो, आप रिकवरी में क्या है, रिकवरी के लिए आपको न्यूट्रिशन बैकअप अच्छा चाहिए। आपके जो न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब ऑन पॉइंट होने चाहिए आपके। तो ये आपको हेल्प करते हैं रिकवरी के लिए। प्लस अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ योर स्लीप। आप अच्छा एक साउंड स्लीप लेते हैं ना, तो दैट विल हेल्प यू। हमारा यूथ तो आजकल बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत डिस्टर्ब है, और वो स्लीप साइकिल गड़बड़ हो गया है। बट ठीक है, अभी एडवांसमेंट हो गए हैं, अब लाइट्स हो गई हैं हमारे पास, हम रात में ज़्यादा जगते हैं, दिन में सो जाते हैं। बट ठीक है, अगर ऐसा साइकिल हो गया तो इसमें भी हमको एक स्लीप, इसी साइकिल को अगर कंटिन्यू करना है तो स्लीप बेटर होनी ही चाहिए हमारी। एटलीस्ट 7 आवर की एक कॉन्टीन्यूस स्लीप हो तो दैट इज़ अ साउंड स्लीप। तो अगर इस तरीके से कर रहा है, कोई दिन में सो रहा है या फिर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पा रहा है, लेट मॉर्निंग उठता है, तो बट स्लीप हमें अपनी प्रॉपर रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम 2-3-4 घंटे ही सो रहे हैं और फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो फिर निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमको। Does recovery in strength training and recovery in cardio is different? यस, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होगा। कार्डियो में अगर आप क्या कर रहे हो कि आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा चल रहा है, एंड इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रिकवरी में डिफरेंस आएगा ही। रेस्ट डेज भी होते हैं वर्कआउट के बीच में फॉर अ बिगनर एंड प्रो, कि 5 days a week वर्कआउट करना चाहिए या 6? नो रेस्ट डे, देखो रेस्ट डे
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रेस्ट डे क्या है ना, हम लोग एक रेस्ट डे और एक चीट मील डे दो वेरी पॉपुलर है। तो रेस्ट डे तो देखो आइडियली देयर शुड बी नो रेस्ट डे। अगर आप 5 डेज वर्कआउट कर लिया आपने, अब आपसे किसी ने बोला कि आपको अपने 6th डे पे रेस्ट लेना है भाई, बट इन द मॉर्निंग आप व्हेन यू आर वेकिंग अप, अरे आपको लगा बहुत एनर्जेटिक हूँ यार, मैं क्या कहते हैं जिम जा सकता हूँ, अभी ये कर सकता हूँ, तो आप क्यों रेस्ट ले रहे हो? फिर आप जाओ ना, जिम जाओ, वर्कआउट करो। रेस्ट आपको तभी लेना है जब व्हेन यू फील लाइक सो टायर्ड, बिल्कुल ही अब तो आज तो कुछ कर ही नहीं सकते, एंड रेस्ट देन ओनली रेस्ट रेस्ट डे आई थिंक शुड नॉट बी कंप्लीटली रेस्ट, के कुछ करना ही नहीं है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ आपको। क्या बोलते हैं, अगर लग रहा है कि आज मैं पूरी इंटेंसिटी से नहीं कर पाऊंगा, उस दिन आप लो इंटेंसिटी रख लो। मेरा सारे अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस रहता है कि देयर शुड बी नो रेस्ट डे। मेरे को ऑनलाइन क्लाइंट्स कई क्वेरी करते हैं कि अरे मैं रेस्ट डे कितने दिन रखूँगा। मैंने कहा आपके पास 7 दिन का टाइम है वर्कआउट करने का, डेली आप 1 आवर कर सकते हो, ओके तो डेली करो, आपको रेस्ट डे की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही प्रोफेशनल एथलीट जो होते हैं, सपोज ज़्यादा हार्ड ट्रेन कर रहे हैं, ज़्यादा लॉन्गर ट्रेन कर रहे हैं, तो उनके प्रोग्रामिंग में कहीं कहीं हम रेस्ट डे रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर उनको उस रेस्ट डे में अच्छा लग रहा है, दे आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, कर सकते हैं वो, तो उनके लिए ठीक है। बट फॉर जनरल एक हम फिटनेस के लिए हम बात करें, हम अपनी फिटनेस के लिए थोड़ी मसल बिल्डिंग, फैट लॉस के लिए जिम जा रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे रेस्ट डे की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज बहुत ऑफनली न्यूज़ आती है कि कोई जिम में कोई गिर गया, ट्रेडमिल पे भागते भागते किसी को हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब इनके रीजंस क्या हैं? देखो, आप कोई अगर स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक कर रहा है तो उसको तो फिर सारी डिजीज़ का रिस्क है ही, हार्ट हेल्थ का तो बहुत ज़्यादा उसको रिस्क है ही है, तो इसको तो करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, स्मोकिंग कर रहा है, उसको हार्ट इशू हो गया है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। दूसरा जो ये आजकल हम सुन रहे हैं कि जिम में जाके ट्रेडमिल पे किसी को हार्ट अटैक आ गया, या फिर एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ गया, कोई पार्क में एक्सरसाइज कर रहा था उसको हार्ट अटैक आ गया, रनिंग करते हुए हार्ट अटैक आ गया। तो इसमें बेसिकली देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या फिर जब भी हम कोई अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको कोई एक्सरसाइज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमको एक प्रॉपर टेस्ट अपने करवा लेने चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए, जिसमें ब्लड टेस्ट हैं, आपके अदर जो हार्ट से रिलेटेड टेस्ट हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका ईसीजी, आपका ईको, और जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं ना, वो आप कर लो, सो दैट कि हमें रिस्क पहले से पता रहे और कितना इंटेंसिटी हम दे सकते हैं। क्योंकि ये होता क्यों है कि पहले से कुछ एक्यूमुलेट होता हुआ आ रहा होगा बॉडी में, और सडनली उसने एक दिन जिम में जाके थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसको वो हार्ट अटैक आ गया। तो अब देखो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जिम जाके ट्रेडमिल पे करके हार्ट अटैक आता है। अब ऐसे तो कोई सपोज ड्राइव कर रहा है, अब ड्राइव करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, या फिर कोई ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में काम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। मतलब बिल्कुल नहीं कि ऑफिस में काम करना छोड़ दो या ड्राइव करना छोड़ दो। तो टेस्टिंग जरूरी है पहले अपनी, मतलब एटलीस्ट हमको पता हो कि मेरी जो हेल्थ टेस्ट है किस लेवल पे है, कितना इंटेंसिटी में इसको रखूँ। तो इसका देखो, मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूँ, शायद मैंने बताया भी था आपको कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो काफ़ी ज़्यादा ओबीज था। तो मेरे को ये लगा कि इतना ओबीज है तो मे बी ही इज़ हैविंग सम हेल्थ इश्यूज़। मैंने डॉक्टर के पास भेजा उसको, एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा कि प्रॉपर पूरा टेस्ट हो आपका, सो दैट कि हम देख पाएँ कि कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, हार्मोन टेस्ट सब कुछ हुआ उसका। जब हमने देखा कि सारी चीज़ें ठीक हैं, बट देयर इज़ सम एक छोटा सा इशू था उसके हार्ट में, डॉक्टर ने लेकिन उसके लिए क्लियरेंस दे दी थी कि ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। तब मैंने उसको जाकर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई। तो मुझे पहले से पता था इसका रिस्क, और हार्ट का जो मुझे रिस्क पता था, उसकी वजह से मैंने उसको कोई कार्डियो वार्डियो नहीं कराया। वैसे भी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही फोकस करता हूँ ज़्यादातर, मैंने पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही रखा उसको, एंड विथ ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड अच्छे फूड और जो डाइटरी हैबिट्स उसने चेंज करी, उसकी वजह से हेल्थ इतनी इंप्रूव हो गई, एंड ही हैज़ लॉस्ट 30 kg वेट ऑल्सो, और वो पिछले 8-9 महीने से बहुत अच्छा कर रहा है। एंड समबडी, अगर किसी ने ड्रिंक करा है रात को, तो नेक्स्ट डे पे वर्कआउट करना चाहिए या गैप लेना चाहिए? ये तो देखो, ड्रिंक करा है रात को, नेक्स्ट डे तो वर्कआउट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप ड्रिंक करो और एक्सरसाइज करो, अवॉइड करो ड्रिंक को आप, ठीक है। और रात को लोग इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि सुबह अगर वो मतलब उनको कुछ, हम क्या बोलते हैं उसको, कि हैंग हो जाते, क्या बोलते हैं उसे, हैंगओवर। सुबह उसको हैंगओवर हो रहा है, और
बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, तो फिर वो जिम जाके अपने आप को और ख़राब ही करेगा। तो बेटर है कि अल्कोहल छोड़ो, ठीक है। हैंगओवर में आप जाओगे, क्योंकि ना बॉडी का देखो क्या काम है, बॉडी के अंदर कोई अगर अननेसेसरी सब्सटेंस गया है, कोई भी चीज़ ऐसी अंदर गई, तो बॉडी का सबसे पहले काम है कि उसको फाइट करके बाहर निकालना। तो बॉडी आपकी अभी अल्कोहल से ही फाइट कर रही है कि कब ये अल्कोहल बाहर निकले, कब मैं नॉर्मल आऊँ। और अब आप अभी तक आप नॉर्मल हो नहीं, आप चले गए जिम, वहाँ पे आपने और इंटेंसिटी डाली, तो ड्यूरिंग जिम आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो बॉडी को, डबल स्ट्रेस बॉडी पे डाल दिया, तो दैट इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो टेक्निकली मॉर्निंग वर्कआउट इज बेटर और इवनिंग वर्कआउट इज बेटर? एंड देखो, वर्कआउट डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम कब है। अगर आपका मॉर्निंग टाइम है तो आप मॉर्निंग कर लो, इवनिंग टाइम है तो इवनिंग कर लो। इट गिव्स इक्वल बेनिफिट? इट कैन गिव यू इक्वल बेनिफिट, लेकिन मॉर्निंग का वर्कआउट करने का एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं नहीं बोल रहा कि किसी का क्या है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि मॉर्निंग में अगर आप कर लेते हो तो क्या होता है कि आपने मॉर्निंग जब कर लिया तो रेस्ट ऑफ द डे का टेंशन ही खत्म हो गया आपका। क्योंकि मॉर्निंग में जो लोग वर्कआउट करने आते हैं उनके काम से कॉल्स कम आ रहे होते हैं, टेंशन कम होती है, तो उस टाइम वो बहुत फ्री माइंड करते हैं, ठीक है। एंड देन वो अपना करके एक्सरसाइज करके उसको एनर्जी फील होता है, अच्छा लगता है, वो अपने वर्क में भी अच्छा कर लेता है, और फिर वो कोई शाम तक कोई टेंशन ही नहीं। इवनिंग में जो वर्कआउट करते हैं, आप अगर फ्री माइंड हो दैट्स ओके। वरना होता है क्या, इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, डिस्टर्बेंस, वो थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अदरवाइज आइडियली कोई बहुत ही बिजी है, उसको सुबह टाइम ही नहीं है, वो बोलता है मेरे को रात को ही टाइम मिलता है, मुझे 2 बजे रात को मिलता है, आप 2 बजे। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव, मॉर्निंग में थोड़ा एनर्जी लेवल हाई होता है। ये देखो डिपेंड करेगा अपना, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को नहीं लगता है। जैसे मैं आई ऑलवेज प्रेफर इन मॉर्निंग, मैं इवनिंग शायद ही कभी कर पाता हूँ, मैं मॉर्निंग में करता हूँ। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने कई सारे मेरे क्लाइंट्स देखे हैं वो इवनिंग में प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए इवनिंग अच्छा है। तो ये डिपेंड करेगा, आपके पास जब टाइम आप तब एक्सरसाइज करो। The moment you enter into a gym to start your journey, वो आपको एक खड़ा कर देते हैं एक फैट एनालिसिस मशीन पे टू चेक योर फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज। हम उन पर रिलाई कर सकते हैं? ओके, तो मतलब बेसिकली आप बात कर रहे हो कि एक जो बॉडी फैट एनालाइजर होते हैं, उसको बेसिकली हम बोल देते हैं कि बायो इलेक्ट्रिक इम्पीडेंस एनालिसिस होता है। वो उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ इनएक्यूरेसीज। अगर आपका हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं है, वो आपको रिपोर्ट कुछ और दिखा देगा, ठीक है। तो आज कुछ दिखाएगा, कल कुछ दिखाएगा, तो उसके अंदर ना इनएक्यूरेसीज बहुत ज़्यादा हैं। आप उसको ठीक है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कभी यूज़ कर सकते हो, बट मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट होता है उसके अलावा जो और फैट मेज़र करने के जो मेथड्स हैं दे आर मोर एक्यूरेट। वन ऑफ द मोस्ट मतलब मैं बोलूँगा अच्छा जो फिजिबल भी है, आप डेक्सा स्कैन करवा सकते हो अपना। वो क्या होता है सर? डेक्सा स्कैन में क्या होगा कि वो कुछ फिटनेस सेंटर्स पे या फिर कुछ हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है। उसके अंदर स्कैनिंग तो क्या होगा कि आपका वो बॉडी का सबक्यूटेनियस फैट जो हमारे स्किन के अंदर होता है प्लस बॉडी के अंदर मसल्स, उसको वो बहुत एक्यूरेट पिक्चर देता है। मतलब 97-98% एक्यूरेसी दे देगा आपको कि आपकी बॉडी में इतना फैट है, इतना क्या कहते हैं मसल्स है, मसल मास है। तो दैट इज़ मोर रिलायबल। अब और भी उससे ज़्यादा बहुत एक्यूरेट जाना है आपको तो MRI इज़ वन ऑप्शन, बट MRI हम हर कोई कराता नहीं है, बार बार हमको रेडिएशन अननेसेसरी रेडिएशन क्यों करें हम। तो डेक्सा इज़ थोड़ा फिजिबल है, अगर हमारे पास जिम में या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कर, और चीप भी है, बहुत महंगा भी नहीं है। और उसके अलावा फिर 1-2 ऑप्शंस और होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग होती है एक, बट वो बहुत बड़ा सेटअप होता है, मतलब पूरा पानी का बहुत बड़ा टब होगा, उसमें बॉडी जाएगी, तो वो थोड़ा सा मतलब फिजिबल भी नहीं है, बट वो एक्यूरेट देता है। एक और जो हम खुद कर सकते हैं वो है बॉडी फैट कैलिपर। तो बॉडी फैट कैलिपर्स आते हैं, उसमें क्या है आप अपनी स्किन की उसमें थिकनेस को मेजर करते हो, तो उसको आप जैसा होता है शायद, हाँ स्केल टाइप होता है, उसको आप प्रेस करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का कैलिपर लो आप, और स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। स्टेशनरी पे तो नहीं मिलेगा, यू विल गेट इट ऑनलाइन ओनली, यहाँ तो नहीं मिलेगा, ऐसे ऑनलाइन मिलेगा। और आप अपनी स्किन की मोटाई नापो उससे, अपने बॉडी में 7-8 ऐसे साइड्स ले लो,
ट्राइसेप, बाइसेप, थाइस, एब्डोमेन का एरिया ले लो, मेल चेस्ट का ले सकते हैं, बैक के। तो 6 to 7 प्लेसेस आप ले सकते हो जहाँ पे स्किन की थिकनेस को नापो आप उससे, एंड फिर आप क्या करो कि उसको नोट कर लो, एंड देन आप एक्सरसाइज डाइट जो भी कर रहे हो 1 महीने बाद फिर उसी सेम साइड पे नापो आप। अगर आपका स्किन का मोटाई कम हो रहा है तो मतलब है कि यू आर लूजिंग फैट। तो दिस इज़ रादर अ बेटर अप्रोच जो कोई भी कर सकता है मतलब। तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स हमारे पास फैट एनालाइज करने के, फैट को मेजर करने के। योगा हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस को कितना रिड्यूस करने में हेल्प करता है? देखो योगा तो इट्स प्रूवन, इवन अगर इसकी रिसर्च आप देखोगे तो इट्स प्रूवन कि अगर आप योगा कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम ही होगा। लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि योगा ही एक मीडियम है टू रिड्यूस आवर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर अपना एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम करना है, हम जनरली एक्सरसाइजेस की बात करें या अच्छे लाइफस्टाइल की बात करें, तो अगर आप किसी चीज़ को, अब जब एक्सरसाइज आप करने जा रहे हो उसको फुल फोकस से कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर एक्सरसाइज, आप अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हो, जो हेल्दी फूड हैबिट्स, तो उसमें क्या होगा ना, आपका ऑटोमेटिक आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल है वो नीचे जाएगा। आप देखना, एक्सपीरियंस करना, मोस्ट ऑफ द लोग जो जिम जाना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, दिन भर दे आर वेरी टेंस, वो काम है, ये है, वो है। द मोमेंट दे एंटर इनटू द जिम और वो बहुत अच्छा फील करते हैं, सब भूल जाते हैं क्या चल रहा है बाहर, या फिर कोई स्पोर्ट्स मैन है, वो स्पोर्ट्स मैन सब भूल जाता है बाहर क्या चल रहा है। अपने सेशन में जब जाता है तो बहुत एंजॉय करता है, अच्छे फोकस से करता है, उसके बाद एकदम स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, एंजाइटी रिलीव हो जाती है और एक बहुत ही फ्रेश बाहर आता है। हमें वो करना चाहिए, इससे हमें नॉट ओनली योगा, डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डूइंग कार्डियो, एवरीथिंग विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड अभी बस एंजाइटी। जाके शॉपिंग करती हूँ। और देखो ये जब हमें स्ट्रेस एंजाइटी में क्या होता है, कई बार हम, जैसे हमने बोला, कोई ज़्यादा खाने लगता है, कोई शॉपिंग करता है, तो ये भी एक तरीका है कि लोग अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। बट जो बेटर वे क्या है कि किसी को एक्सरसाइज में इंजॉयमेंट आ रहा है तो वो करे। या फिर देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि आप जो अपना काम कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग बाय योर हार्ट, आपको लगता है किसी काम को अच्छा करना, आप उसको पूरे फोकस से कर रहे हो, तो वो आपको कभी स्ट्रेस देगा नहीं। मतलब यू विल नेवर फील लाइक मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, बहुत स्ट्रेस हो गया हूँ। मैं अपने काम की बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, मतलब अब मेरे 10 आवर्स मेरे जिम में चले जाते हैं, फिर मैं रील्स भी बना रहा हूँ, फिर ये भी कर रहा हूँ, बट मुझे कभी ना स्ट्रेस नहीं हुआ। मे बी आई फील बिट टायर्ड, पर कभी स्ट्रेस नहीं हुआ या फिर मेरा वो एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता है। You enjoy doing it. क्यों? आप जॉब कर रहे हो, अगर जॉब में आपका एंजॉयमेंट है, आप कर पा रहे हो, फुल फोकस से कर पा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगी आपको। खुश वाले मन से करो। यस। एक और योगा के साथ मेरे को लगता है बहुत बड़ा मिथ एसोसिएटेड है दैट योगा इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, योगा डज नॉट प्रोवाइड यू इनफ अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो योगा के फॉर्म्स हैं अलग अलग, मतलब योगा के फॉर्म्स अलग अलग हैं, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, कुछ वहाँ पे आपको आसन देखे होंगे वो भी होते हैं, और कुछ डायनेमिक योगा भी होता है जहाँ पे बॉडी वेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर्ड वे में करा जाए तो वहाँ पे भी आपके मसल्स और स्ट्रेंथ डेवलप होगी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने कंप्लीट रेंज जो भी अवेलेबल है आपके पास उसमें कर रहे हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, एंड दिस इज प्रूवन इन रिसर्च। और मैं अपने क्लाइंट्स को कभी बोलता ही नहीं ना खुद कि मैं वेट ट्रेनिंग के बाद कोई स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते हैं, ओनली वेट ट्रेनिंग, बट वेट ट्रेनिंग शुड बी मतलब जो आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वेट उठाओ और अपनी फुल अवेलेबल रेंज में करो। बिकॉज हम वेट ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक स्ट्रेच कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर ऑलरेडी स्ट्रेचिंग, तो व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट, जरूरत नहीं पड़ती। तो आप योगा की बात करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करो, बोथ आर इक्वली इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग योर फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि योगा ही करके होगी, या फिर ऐसा भी नहीं कि योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, योगा भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ योगा यू आर डूइंग उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो योगा हो चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। योगा के अंदर बहुत सारे आसन ऐसे होंगे जो हर इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू डू दैट। अब फॉरवर्ड बेंडिंग है, एक्सटेंशन है, अब किसी को प्रॉब्लम है, उसके स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो आप ज़बरदस्ती उस पोज में जाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फिर एक तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट करेगा, मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपको कुछ इंजरी हो सकती है। तो अपनी इंडिविजुअल की
अपने जॉइंट्स रेंज ऑफ मोशन या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से कराना चाहिए। सेम विद द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए नहीं है। आपके पास जो आपकी अवेलेबल रेंज है, जो एबिलिटी है, उस पे ही आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इंजरीज से बचने के लिए आप एक बिगिनर को क्या एडवाइस दो? इंजरीज से बचने के लिए बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो वही जो मैंने अभी बोला कि एक्सरसाइज सिलेक्शन उसका ठीक होना चाहिए। बिगिनर्स की एबिलिटी हमको देखनी चाहिए। अगर हम उसकी जो एबिलिटी नहीं है उस पर हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे तो डेफिनेटली उसको इंजरी हो सकती है। उसका जॉइंट जहाँ तक नहीं जा पा रहा है, जिस रेंज में नहीं जा पा रहा है, उस रेंज में हम ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे तो हमें इंजरी हो सकती है। ओवरवेट उठाएंगे तो हमें इंजरी हो सकती है। हमारा कुछ एक्सरसाइज सिलेक्शन रॉन्ग हो गया तो हमें इंजरी हो सकती है। तो हमेशा अगर कोई बिगिनर आ रहा है तो पहले तो उसको थोड़ा लाइट इंटेंसिटी, लाइट इम्पैक्ट से ही करना चाहिए। कुछ राइट अमाउंट एक्सरसाइज उसके लिए सिलेक्ट होनी चाहिए। बिगिनर्स को हमेशा फोकस पहले करना चाहिए कि स्किल्स पे, क्योंकि एक्सरसाइज इज अ स्किल, जैसे ड्राइविंग इज अ स्किल। आप जब ड्राइव करना शुरू करते हो, क्या करते हो आप? पहले दिन आप हैंडल भी देख रहे हो, नीचे क्लच भी देख रहे हो, ब्रेक, गियर, एवरीथिंग। सेम हैपन्स इन द एक्सरसाइज। आप जब पहले दिन एक्सरसाइज करने आते हो, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। अरे ये कैसे उठ रहा है, वो कैसे उठ रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ड्राइविंग में, आप आज ऐसे ड्राइव करते हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, अपने आप ड्राइविंग हो रही है। सेम हैपन्स इन द एक्सरसाइज। जब आप धीरे धीरे स्किल्स पे काम करते हो, अपनी लर्निंग हो जाती है, नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाता है, देन आप एक्सरसाइज ऑटोमेटिक अच्छी फॉर्म में करने लगते हो। तो बिगिनर्स के लिए पहला फोकस होना चाहिए लर्निंग पे, स्किल लर्निंग पे, एक्सरसाइज टेक्निक पे और उसकी बेटर फॉर्म पे। एक और चीज़ मैंने बहुत कॉमनली सुनी है, ट्रेडमिल पे इतना ही रनिंग करो अदरवाइज नी इंजर्ड हो जाएंगे, उसमें ग्रीस खत्म हो जाएगा। क्या लॉजिक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ट्रेडमिल पे रनिंग करने से या फिर नॉर्मल रनिंग करने से ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आपको एक तो रनिंग का टेक्निक और फॉर्म ठीक होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपका एबिलिटी है रनिंग करने का तो आप करो। अब क्या है, आप हो बहुत ओवरवेट, आपके जॉइंट्स पर ऑलरेडी स्ट्रेस है, आपकी बॉडी भी कंडीशन नहीं है, मतलब आपने पहले कोई एक्सरसाइज वगैरह करी नहीं है, आप सीधे ट्रेडमिल पे जा रहे हैं, रनिंग करना शुरू कर रहे हैं, जॉइंट पे बहुत इंपैक्ट आ रहा है आपके। आप ट्रेडमिल पे करो चाहे बाहर करो, तो कहीं ना कहीं वो आपके जॉइंट्स के लिए थोड़ा ख़राब रहेगा। तो बेटर है कि जब आप अपनी रनिंग टेक्निक को ठीक करो, और कोई बिगिनर है तो पहले वो अपनी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पे काम करे, अपने जॉइंट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए। जॉइंट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? जब उसकी मसल्स और सराउंडिंग टिश्यूज स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उसके लिए वो वेट ट्रेनिंग करेगा। तो अगर आपके जॉइंट एंड आपके जो मसल टिश्यूज सब स्ट्रॉन्ग है, देन आप कुछ कार्डियो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ओवर तो नहीं करना चाहिए। मतलब ट्रेडमिल पे ओवर मतलब मेरे लिए हो सकता है 15 किलोमीटर ओवर हो, किसी के लिए 5 किलोमीटर भी ओवर हो सकती है। तो अपने अपना हर किसी का ओवर अलग है, तो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना चाहिए। ओवर तो कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट ट्रेडमिल पे ये कह देना एक डायरेक्ट स्टेटमेंट में कि ट्रेडमिल पे जाके घुटने ख़राब हो जाते हैं, ये कहीं का लॉजिक नहीं है। इवन देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर दैट कि ट्रेडमिल पे ख़राब हो जाते हैं घुटने। तो स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है। अपनी स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ रनिंग करनी चाहिए, कार्डियो करना चाहिए। एंड ट्रेडमिल भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दैट शुड बी स्टर्डी, जो बहुत ज़्यादा जर्क ना ले, उसकी जो बेल्ट है वो सही होनी चाहिए, स्मूथनेस ठीक होनी चाहिए। तो ट्रेडमिल का क्वालिटी भी डिपेंड करेगा। अगर ख़राब ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे तो भी आपके जॉइंट ख़राब हो सकते हैं। ट्रेडमिल सही होना चाहिए आपका। फास्टिंग को लेके भी बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे फास्टिंग प्लान्स मार्केट में और इंटरनेट पे वायरल हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग, 1 मील अ डे, 5:2 डाइट वेयर यू ईट 5 days एंड स्किप 2 days, वाटर फास्टिंग, व्हाट इज योर से ऑन दिस? देखो, फास्टिंग बेनिफिशियल है, ठीक है। आप इसको ना ऐसे भी कनेक्ट करो कि हम अपने कल्चर में देखेंगे, हिंदू कल्चर में देखो आप, तो हम लोग फास्ट करते हैं कभी कभी, तो ये कहीं ना कहीं एक हेल्थ बेनिफिट से तो एसोसिएटेड है। आप मुस्लिम्स में देखो तो दे आर डूइंग सम 1 month लॉन्ग फास्टिंग, रोज़ा रखते हैं। तो मतलब ये होता है कि फास्टिंग आप कर रहे हो तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं। अब जैसे आपने बात करी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो हमारा पर्पस क्या है फास्ट करने का, वो डिटरमिन करेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेनिफिशियल रही है, लाइक टू कंट्रोल क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, आपको हार्ट डिजीज़ या लाइफ स्टाइल मेटाबॉलिक डिजीज़। अब करना, लेकिन इसको बहुत स्ट्रक्चरली हमें करना होता है। अब मान लिया मेरे को फैट लॉस करना है। अब मैं फैट लॉस के लिए मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे फैट लॉस के लिए बोला गया है कि भाई आपको 2000 कैलोरीज लेनी है एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो क्या होगा कि अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर भी लूँ
बट मेरी कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा है, ओवर 2000 हो गई हैं, तो मुझे फिर फैट लॉस में हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं अपनी जो मेरी 2000 कैलोरीज बजट है मेरा, मैं विदाउट इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी उतना लूँगा तो भी मेरा फैट लॉस हो जाएगा। तो ये हमेशा डिपेंड करेगी इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर किसके ले रहा हूँ। तो बेनिफिट तो है इंटरमीडिएंट फास्टिंग का, और ज़्यादा बेनिफिट मैंने जैसे बोला है कि क्रोनिक डिजीज मैनेज करने में होता है। और इंटरमीडिएंट फास्टिंग मतलब फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपकी जो विंडो है खाने की, जो मील लेने की, सपोज इन ईटिंग विंडो, अब 24 आवर में से आपकी 8 आवर्स आपकी ईटिंग विंडो है, प्लस रिमेनिंग आपका फास्टिंग है। तो 8 आवर्स में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लो, खाना आपको हेल्दी ही पड़ेगा, खाना आपको फूड चॉइसेस वैसे ही रहेंगी। तो क्या है कि आप विदाउट इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। यस, कुछ क्रोनिक डिजीज में इंटरमीडिएंट फास्टिंग हेल्पफुल है। अब जहाँ तक वन डे मील की बात आ जाती है, वन डे मतलब 1 मील इन अ डे, तो उसमें भी क्या है कि आप उसमें ऐसा ना हो जाए कि आप इतना कम खा रहे हो या आप बिल्कुल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाओ, बिल्कुल आपको मतलब आपकी स्किन भी खराब हो गई, आपकी गाल भी पिचक गया, आपको बिल्कुल मसल लॉस हो गया, तो दैट्स नॉट। क्या होता है कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है, लोग फास्ट रखते हैं, हाँ, तो लंबे लंबे फास्ट रखते हैं, सो दे एंड अप ईटिंग ऑयली फूड। जब वन मील अ डे खाते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, दे कैन नॉट हैव अ बैलेंस डाइट, फिर वो ओवर ईटिंग करते हैं, रॉन्ग ईटिंग करते हैं। रॉन्ग ईटिंग करते हैं। डेफिनेटली ये होता है जब आप, अगर आपने फास्टिंग करी है, किसी पर्पज से फास्टिंग करी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या करा, कुछ भी खा लिया, जैसे आपने बोला कि कुछ फ्राइड खा लिया या कुछ ऐसा जो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है वो खा लिया आपने, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं था ना आपका फिर, तो फिर वो एडवर्स इम्पैक्ट उसके आने लगेंगे। एक तो आपने फास्टिंग करके बॉडी को और डिप्राइव कर लिया, प्लस लास्ट में आपने बॉडी को उल्टा सीधा खाना दे दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर फास्टिंग करी है तो आपका जो मील होना चाहिए, आपका जो फास्ट ब्रेक हो रहा है, बेसिकली एक हाई प्रोटीन मील से ही फास्ट को ब्रेक करना चाहिए आपने। तो उसको एक अच्छे हेल्दी मील से ब्रेक करो, ना कि कुछ भी खा के। और जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो हेल्पफुल है फॉर कंट्रोलिंग ऑल दिस मेटाबॉलिक डिजीज एंड डायबिटीज एंड ऑल, तो उसमें क्या किया, अगर आप एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद एक अच्छे हाई प्रोटीन मील से अपनी फास्टिंग को ब्रेक करेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपने प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद आपने कुछ ऐसा हाई कार्बोहाइड्रेट मील खा लिया है जो बिल्कुल एकदम ग्लूकोज आपका एकदम बढ़ा रहा है बॉडी में, वो थोड़ा कम बेनिफिट करेगा आपके लिए। तो इसको हमको ना प्लान करना पड़ेगा ढंग से। Thank you, sir. This session was so insightful, and we learned that to achieve big result, it is not a quick fix. You need to have a small, mighty steps. Be consistent with it to get a big result. If you found this session useful, purposeful, share it with someone who may need it, and don't forget to subscribe us.